I think we are live. जी जी लिखा है. Okay. Assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम सलाम. जी. Okay, guys. I welcome you all to this webinar session organized by Zebist. Today, the topic of our discussion is risk management practices. And while talking about risk management practices, I could not think of anyone more, relevant for the topic than our guest, whom I've called here. He has amazing experience of practicing risk management. He is the CEO of he is the CEO of PPP Support Facility. He has amazing experience of working with World Bank and ADB projects with Government of Sindh. He has implemented risk management. I won't take further time by introducing him myself because it's a big list, and I think he would be better to explain. So I welcome Mr. Mujtaba Shani. Assalamu alaikum, sir. And over to you for your introduction as well. I think मैं इतना अच्छे से आपका इंट्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप बेहतर समझा सकेंगे अपनी फील्ड के बारे में भी, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी. तो प्लीज सर. मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट का, अगर आप वैसे एज ए फील्ड बात करें तो आप कोई भी काम करें ना, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, तो हर चीज, मुझे एक दफा एक लॉयर ने कहा था कि जी यार अगर आप सारे रिस्क पकड़ लें, that's how it explained it. If you capture all the risk, then it's a good transaction, good project. If you know what is happening to each risk, and he thought that he has explained it pretty well. Actually, we were like before going live, we were discussing that a lot of people say that risk management is not that prevalent in Pakistan. Yes. One thing is for sure that it's not as prevalent in Pakistan, or people don't really understand risk in terms of understanding it. It's I tell a lot of people, which is in a way a bit arrogant as well, but I'm myself a banker. I started off in investment banking, and then I've more focused on it with project finance, which is a sub branch of investment banking. That यार हम bankers जो है ना, हम लकीर के फकीर होते हैं. And the reason behind that कि पाकिस्तान में जो साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ वो होता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, विच आर हबको, कैपको, इवन थरकोल का भी रीजन उसी टाइप का सा है. उसके अंदर सरकार ने आकर the government came in and would you prefer if I do it in English or prefer it in Urdu? Sir, whatever is convenient, क्योंकि हमारे पास सारी तरह की ऑडियंस है. अच्छा, the government came in and said that there is a sovereign guarantee. अच्छा, sovereign guarantee के किसी को मतलब मेरे ख्याल से पता होगा. Sovereign guarantee का मतलब है कि जी अगर कोई मसला हुआ ना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, which is a big thing, is a sovereign, जिसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबलीज, आर्मी, ये सब कुछ खड़ी है. The government of Pakistan, the sovereign is saying कि अगर इस चीज में मसला होना मैं जिम्मेदार हूँ. जिसका मतलब है गवर्नमेंट एक्स्ट्रा वो करेंसी भी प्रिंट कर सकती है, लॉ भी चेंज कर सकती है. इट्स अ सॉवरेन. सॉवरेन इज अ बिग थिंग. वो कह रही है मैं गारंटी दे रही हूँ ये चीज होगी. तो आपकी आईपीपी स्टार्ट हुई थी कि जी सॉवरेन गारंटी होगी. उसकी बेसिस पे अच्छा, उस पर फिर गवर्नमेंट ने एक और चीज ये कहती कि जी अगर इस पे कोई लॉस आया ना, कोई रिस्क ट्रिगर हुआ, प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो जो बैंक्स हैं जो सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं किसी ट्रांजैक्शन में, वो इसका लॉस बुक्स पे ना बुक करें. मतलब एनपीएल कहते हैं उसे, नॉन परफॉर्मिंग लोन, ना बुक्स पे ना दिखाएं, क्योंकि एक क्योंकि हमने पे तो करना है. तो हमारे आप सबने सर्कुलर डेट की टर्म काफी सुनी. तो सर्कुलर डेट जो है वो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है यार मैं पेमेंट लेट कर रही हूँ, या मुझे लाइन लॉसेस जितने ज्यादा हो गए उसके पैसे मैं नहीं दे रही, मैं बाद में दूंगी. वो इस वक्त हम लोग के लाइन लॉसेस, वो ये सर्कुलर डेट जो है वो अभी से थोड़ा सा रिजॉल्व करने की बात हो रही है, लेकिन दैट्स उसका साइज है 2.5 ट्रिलियन रुपीज, नॉट बिलियन, इट्स 2.5, जो बन जाएगा 2,500 अरब, 2,500 बिलियन रुपीज. मतलब दैट्स ह्यूज. वो जमा हुआ है. तो अगर टेक्निकली देखें, गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया है ना पेमेंट्स पे, ये 1.5-2 साल में जमा होनी है. तो पॉलिटिकल एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, पहले भी जमा होती रहेंगी. मतलब ये इस गवर्नमेंट ने नहीं कि हर हमारे यहाँ मसला चल रहा है तो उसको बैंकों को लॉस लेना चाहिए कि हमारी ट्रांजैक्शन, लेकिन बैंक्स लॉस नहीं लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया, स्टेट बैंक ने ये वो दे दी कि जी. अच्छा, अब हमारे यहाँ हुआ ये कि जी इतना इजी रिजिम आने की वजह से
bankers have gotten used to whenever they come in for a transaction, especially infrastructure. My specialization in infrastructure finance. Whenever they come in for a deal, they say, "ये sovereign guarantee करवा देना," which means कि sovereign guarantee होगी, पीछे loss book नहीं होगा, तो brain dead transaction है, eventually पैसे आएंगे. क्योंकि जो 2.5 ट्रिलियन जमा हुए हैं, ये फ्री पैसा नहीं है. ये बैंक हमें कोई, इसके ऊपर बैंक्स जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट होता है उससे ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं. लाइक आई रिमेम्बर मैंने 1.5 साल पहले पढ़ा था, रफली 1.5 साल पहले की बात, 1.5 सवा साल पहले की बात है, कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट दे रही है सर्कुलर डेट पे वो ही 81 बिलियन है, मतलब जो एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे होते हैं बहुत हाई रेट पे. तो ये पूरी विषय, तो हमारे यहाँ बैंकर्स अब, आई विल जस्ट गिव यू अ बेसिक एग्जांपल. वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ रोड प्रोजेक्ट इन मिडल ऑफ कराची, ऑफ एनी प्लेस, जिसकी पॉपुलेशन अनऑफिशियली 30 मिलियन से ऊपर है, 3 करोड़ से ऊपर है, जो पूरे कनाडा की पॉपुलेशन है. ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है. उस शहर के बीच में आप रोड बना रहे हैं, उसको कह रहे हैं टोल वे बनाएंगे, विच इज द पीपीपी कॉन्सेप्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. और उसके ऊपर बैंक डालेंगे इतना पैसा, वो डालेंगे, तो बैंकर्स को दायर इसके ऊपर ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा. मैंने कि डू द एनालिसिस, हियर्स द ट्रैफिक नंबर्स, हियर्स द ट्रैफिक मॉडलिंग, मतलब दैट्स पार्ट ऑफ द फीजिबिलिटी. आप देखिए, तो उनकी आगे हमेशा चीज ये ढूंढ रही थी कि यार सॉवरेन गारंटी करा दें. जबकि मेरा कहना था कि असल में इफ यू आर अ प्रोजेक्ट फाइनेंसियर, यू शुड बी एबल टू गो थ्रू द फीजिबिलिटी एंड से यार इसके ऊपर मैं पैसे इस फीजिबिलिटी के ऊपर डालूंगा कि नहीं डालूंगा. डज इट मेक फाइनेंशियल सेंस टू पुट इन द मनी और नॉट. और मैंने एक चीज देखी है कि हमारी जनरली जो फाइनेंस में प्रैक्टिस है दुनिया में वर्ल्ड ओवर, वो ये हो गई है कि हम लोग ना वी एक्चुअली डोंट डू अ रिस्क एनालिसिस. आमतौर पे ना हम टैक्स के साथ जाते हैं, यार ये टैग. मैं आपको 2 छोटी सी मिसालें इंटरनेशनल कई दे सकता हूँ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से. एक मैं आपको बड़ी बेसिक सी मिसाल देता हूँ. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, दैट्स अ डिकेड बैक. उस टाइम पे बड़े बड़े बैंकों की सिक्योरिटीज ने, जिन्हें कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशंस सीएमओस कहते थे, स्लाइटली डिफरेंट नाम भी होता था, उन्होंने डिफॉल्ट किया था. इट्स अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. अब उसकी मैं आई वोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं. वो बिके क्यों थे, मतलब मेन जो रीजन थी वो बिकी क्यों थी कि यार वो बिक गई. तो हुआ ये था कि वो सारी जो सीएमओस थी वो डिफॉल्ट हुई. उसके बाद वो इतने बड़े बड़े बिलियंस के डिफॉल्ट हुए, और उससे फिर पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो डिफॉल्ट करने लगे. फिर रिपल इफेक्ट है. अच्छा, वो सीएमओस डिफॉल्ट किए. अच्छा, आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, गोल्डमैन सैक, एआईजी विच इज द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, लेमन ब्रदर्स जो खत्म हो गया, एक और बहुत बड़ा बैंक होता था बेयर स्टर्न, जो जेपी मॉर्गन ने जबरदस्ती मर्ज किया था, कि वो भी डिफॉल्ट कर दिया. फोर्सफुल मर्जर फ्रॉम द यूएस ट्रेजरी एंड फेडरल रिजर्व ऑफ बेयर स्टर्न टू जेपी मॉर्गन. वो सारी चीजें हुई उस टाइम पे. आप कह रहे थे यार इतनी बड़े बड़े इदारे इन्होंने क्यों इन सीएमओस में इन्वेस्ट किया. वो इदारे बेसिकली जा रहे थे और वो देख रहे थे यार की क्रेडिट रेटिंग क्या है. अब आपकी जो हमारी भी रेटिंग जो करती है मूडीज, 3 इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी जो पूरा रिस्क एनालिसिस करती है ट्रांजैक्शन का, और फिर कहती हैं यार ये इनकी रेटिंग, ये है रिस्क, ये एड्रेस हो रहे नहीं हो रहे, फिर रेटिंग देती है. विच आर फिंच, S&P एंड मूडीज. हाँ, ये 3 है बड़ी ग्लोबल. पाकिस्तान में इनमें से किसी का ऑफिस नहीं है. पाकिस्तान की लोकल है JCS, VIS और पैक्रा रेटिंग होती है, और GCR VIS. ये 3 दो करती है रेटिंग पाकिस्तान. ये स्टेट बैंक मानता है रेटिंग, वरना स्टेट बैंक नहीं मानता. अब ये जो सीएमओस थी, ये बेसिकली S&P, फिंच या मूडीज की ट्रिपल ए रेटिंग के इस पे कभी डिफॉल्ट हो ही नहीं सकती. गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इज ट्रिपल ए रेटेड. जो डिफॉल्ट नहीं करेगी वो तो डॉलर प्रिंट करके हमेशा बच जाएंगे. उन्होंने डबल ए या ट्रिपल ए रेटेड ग्लोब भी किया था. पाकिस्तान इज क्या डबल सी रेटेड, राइट? यानी सी रेटेड. हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये रेटेड है ग्लोबली. अच्छा. उन सिक्योरिटीज को उन्होंने डबल ए या ट्रिपल ए रेट किया था. तो उसके बाद अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी बेसिक एनालिसिस कि यार अगर मेरे सामने कोई यार S&P ने ट्रिपल ए रेट किया, मैं कहूँगा यार बस जबरदस्त, जाकर कर रहे आप. आई वोंट आस्क एनी क्वेश्चन. अब आप अगर S&P से जाकर पूछेंगे यार आपने इसका किया क्या था, उन्होंने कहा कि हमारे पास ना एक, अच्छा, द बिगेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, इफ यू आस्क मी,
इन्वेस्टमेंट बैंक, बट नॉट अ कमर्शियल बैंक जो पैसे, इन्वेस्टमेंट बैंक इज जो डील मेकिंग के अंदर होते हैं और जो हम्म ट्रेडिंग करते हैं, मर्जर एक्विजिशन करते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स। हम्म गोल्डमैन सैक्स की इस हद तक पावर रही है इंटरनेशनली, तो बात होती है उन्हें ये तक पता होता है कि इस टाइम पे ना अमेरिका के शिप्स पहले से पता होता है वो होंगे ईरान के करीब। अगर अमेरिका अपने यहाँ बैरी बेड़ा ईरान की तरफ से थोड़ा सा मूव करें तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज कर जाए। गोल्डमैन सैक्स नोज दैट वे बिफोर, और वो उसके ऊपर ना पैसे बना लेते हैं, क्योंकि वो अगर ऑयल 40 पे ट्रेड करे फॉरन 60 पे जाएगा। तो दीज बैंक्स आर सो हम्म पावरफुल। वो कहते थे जी गोल्डमैन सैक्स हमारे पास लाता था और वो कहते थे जी हमारी ये रिपोर्ट है इस पे, तो हम कहते हैं गोल्डमैन सैक्स से पिच कर रहे हैं तो सही होगा। तो व्हाट यू आर रियली लुकिंग एट इज गोल्डमैन सैक्स के पास जाएंगे तो कहेंगे यार हम लोगों को हुआ कि यार ये इन सबको मिलाकर करेंगे तो हमने इतनी सारी मॉर्गेजेस साथ पूल कर दी हैं, तो हमने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, नॉट अच्छा पुटिंग सॉरी सर, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नॉन बैंकिंग बैकग्राउंड के हैं, तो थोड़ा सा जी जी। आपको उनके लिए इतनी टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा और मैम, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम आपके इंट्रोडक्शन को मिस आउट करेंगे क्योंकि मैंने भी वो नहीं किया था कि आप थोड़ा अपना बताएंगे बैकग्राउंड। अच्छा तो काइंडली आप थोड़ा मैम, बताएं कि आप रिस्क मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचे। अच्छा मैं उसमें आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बल्कि मैं वो उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ ज्यादा, फिर हम आपके एक स्टैंडर्ड किस्म जिसको छू जाएंगे और मैं उसमें फिर एग्जांपल मैंने लिखे हैं कौन सा कोड करना सही है। है। एकदम आई वाज गोइंग इम्प्रॉम्प्टू। रिस्क मैनेजमेंट की तरफ मैं इस तरह से पहुंचा कि आई स्टार्टेड ऑफ, मैं पहले बाहर से पढ़ा हूँ मेनली, आई वाज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में थोड़ा काम किया, दैट्स मोर लाइक बिजनेस प्लानिंग बना कर देना, टैक्सेशन देखना, कॉर्पोरेट एडवाइजरी वगैरह। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी एमबीए के लिए, तो आई वेंट टू यूके। उसके बाद जब मैं फारिग हुआ तो मेरे क्योंकि पेरेंट्स यहाँ अकेले थे, तो आई केम इनटू पाकिस्तान एंड आई वाज लाइक डूइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द साइड ऑफ द बैंक जो ट्रांजैक्शन बनाता है। बेसिकली आप जब बैंक में जाकर पैसे रखते हैं, बैंक आपको कहते हैं यार मैं 5% पैसे बनाऊंगा, बिल्कुल। उस पैसे के ऊपर गवर्नमेंट वो बैंक जो 8 से 9% बना रहा होता है। तो बेसिकली वो करता क्या है कि 2% उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, 5 के ऊपर 2% उसके लोगों की तनख्वाहें, किराया देना ब्रांचों का, और फिर वो जो 7 से 9% का गैप है ना, वो उसके ऊपर उसका प्रॉफिट होता है सर। दिस इज कॉल्ड, आप कह लें कि बैंक की इंटरेस्ट मार्जिन कितना है। आप कभी कभी बैंक का एनालिसिस कर रहे हो ना, फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हो, तो आप असल में ये एनालिसिस कर रहे होते हैं किस बैंक का इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर है ऑन द हम्म ओवरऑल। इसकी दिस इज द बैंकिंग मॉडल। पांच हम्म परसेंट पे पैसे लेने हैं या 3% पे पैसे लेने हैं, उसके ऊपर 8-10% बनाने हैं। जितने ज्यादा आप बनाएंगे वो आपका मार्जिन है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकाल के। दिस इज द बैंकिंग मॉडल। अच्छा, अब आप अगर ये सोचेंगे ये लोग कौन होते हैं जो बैंक को ज्यादा पैसे बना कर देते हैं, हम्म उसमें आप कहते हैं तो मैं 3 डिपार्टमेंट, एक तो आपकी कंज्यूमर हो, कंज्यूमर है जो आपको क्रेडिट कार्ड, गाड़ी पे लोन दे रहे हैं, विच इज वेरी इजी। आपको पैसा है, हम्म गाड़ी दी, उसको जो आपको पैसे दिए उसके ऊपर लोन का मालिक। हम्म दूसरी एक साइड होती है, वो होती है ट्रेजरी। अब मैं हम्म कॉर्पोरेट की ट्रेजरी होती है जो आकर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे उससे ज्यादा कमा रहे हैं, या पाकिस्तान में गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ट्रेजरीज एक्टिव होती हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मार्केट में, विच आर कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। मैंने जरा एक्सप्लेन किया ट्रेजरी बिल, टी बिल्स, ये अमेरिकन टर्मिनोलॉजीज हम वैसे यूज कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स विच आर लॉन्गर टेन्योर, पीआईबीज कहते हैं, वो उसमें पैसे लगाते हैं। अच्छा, फिर जो तीसरी शॉप होती है मेजर जो पैसे बनाती है, होती है सीआईबीजी, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्रुप। अब उसके अंदर डिपेंड करता है, हर बैंक किसी खास साइड पे स्पेशलाइज करता है। हमारे यहाँ बैंक इतने इनोवेटिव नहीं है वैसे, हम्म जनरली वो यहाँ से लेकर बड़े कॉर्पोरेशंस को पैसे देते हैं बस, मेजॉरिटी ऑफ द बैंक। लेकिन एक टाइम था, आपसे अपने 15 साल पहले पाकिस्तान में हो रही थी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस के बहुत सारी बैंकों में डिपार्टमेंट्स अच्छे अब भी हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गए। मर्जर एक्विजिशंस पे बड़ी एडवाइस करते थे बैंक्स, अब कंपैरेटिवली बहुत कम हो गए। एलबीओडीज या मैनेजमेंट बायआउट में भी हेल्प कर रहे थे। तो जो आप सुनते हैं टर्म्स, वो हमारे यहाँ वाकई हो रही थी। हम्म तो आई वाज इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसका हम ट्रांजैक्शन बनाते थे। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन तो बना लिया आपने, रिस्क एक डिपार्टमेंट होता है, पीछे में बढ़ता है क्रेडिट रिस्क। हम्म आप उसमें पूरा एक प्रपोजल लेकर आते हैं, क्रेडिट, जैसे कि जनरल टर्म्स में सारे बैंक में कहते हैं क्रेडिट अप्रूवल रिमार्क्स, हम्म तो वो आप बनाते हैं। हर बैंक का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। इट इज 30 to 40 पेजेस, वो जो स्टार्ट्स के जी हम इसको लोन दे रहे हैं, इसकी रीजन ये है, ये इस इंडस्ट्री में, तो पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस,
और फिर इस कंपनी का एनालिसिस ये है और इसलिए हमें इसे लोन देना चाहिए और उसकी टर्म्स क्या है लोन की वो सारा वो होता है। तो आप एनालिसिस देते हैं, आप क्रेडिट वाले कहते हैं ये आपने इस चीज को ये चीज बताएं ये आपने इंक्लूड नहीं की या ये आपने गलत एनालिसिस, आपकी लड़ाई होती है बेसिकली। तो वहां पे मैंने क्रेडिट वालों से काफी किया, तो मैंने बनाए, मैंने CR भी बनाए, मैंने हफ्तों की 1-2 ट्रांजेक्शन्स पे काम किया। एंग्रो ने एक बहुत बड़ा ज़माने फर्टिलाइजर के प्लांट लगाया तो उसके मैंने CR पे काम किया, मर्जर एक्विजिशन वगैरह पे काम किया, तो वो भी सब चल रहा था। दैट वेंट ऑन। अच्छा उस टाइम पे ग्लोबल व्हाट आई वाज डिस्कसिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। अच्छा उस टाइम पे बैंक्स में ना वो जो मैं कह रहा हूँ कि अब से 15 साल पहले बहुत एक्टिव थे बैंक्स रफली। उसके बाद जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया ना तो पाकिस्तान के भी हालात काफी बुरे थे। हमारे जब हालात खराब होते हैं इकोनॉमी के तो जो ट्रांजैक्शंस कहते हैं ये कम हो जाती हैं होना। फॉर एग्जांपल आप कह सकती हैं कि बड़े बड़े इदारे अब प्लांट नहीं लगा रहे या एक्सपेंशन नहीं कर रहे तो वो लोन भी नहीं लेंगे, तो आपके से वो ट्रांजैक्शंस चली गई हैं। सिमिलरली अगर आप इसी पैराई पे देखें तो बहुत सारे इदारे जो हैं वो अगर कोई कंपनी खरीदना चाह रहे थे लेकिन अब क्योंकि पूरी मार्केट हिल गई है, इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आ गया है, फर्स्ट करें क्योंकि हमारी इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली गई है, स्टैगफ्लेशन में चली गई है, तो उसके बाद हुआ ये है कि जी आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डाउनटर्न आ गया, व्हिच इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड। जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनकी डिमांड कम हो गई है उनके प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट करें आई वाज XYZ कंपनी एंड आई वाज अ बिग कंपनी एंड ऑल दैट, आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग ABC कंपनी, तो मैंने वो भी जाकर नहीं खरीदूंगा यार मैं इससे तो क्योंकि अब मार्केट ही नहीं है, प्राइसेस भी नीचे आ रही है, डिमांड भी नीचे चली गई है, एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, तो ट्रांजैक्शंस खाली थी। उस टाइम पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया which is called public private partnerships. अच्छा, initially I just applied for it out of like curiosity kind of thing. This is a very frank statement. क्योंकि जब वो इतना लंबा प्रोसेस था, उन्होंने मेरे टेस्ट लिए, वो किया, इंटरव्यूज मल्टीपल, बैंकिंग थोड़ी समझ गई थी और मेरे पास एक ट्रांजैक्शन भी थी मैं कर रहा था, आई वाज ओके विद इट। आखिर में लेकिन उन्होंने जो इतने टेस्ट लिए सब कुछ किया उसके बाद आई एंडेड अप बीइंग the preferred candidate. I was actually pretty young at that time. So I became Director Finance and Risk Management of the PPP unit. तो अब उस पॉइंट से मेरे पास सारे अच्छे PPPs are all about risk. By chance फिर I stayed there as Director Finance and Risk Management for 3 years. उस जमाने में फिर उसके एक डायरेक्टर जनरल होते थे सोहेल राजपूत. He actually after that when I was 3 years I was with him, he became the फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ सिंध, पूरे सिंध के फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कि आप पूरा सिंध का पैसा। अच्छा उस टाइम पे सरप्राइजिंग, दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी, ही वेंट टू मुराद अली शाह एंड ही सेड यार इसको बना दे डीजी। कभी प्राइवेट सेक्टर नया यूनिट था, प्राइवेट सेक्टर का डीजी नहीं बना। तो उन्होंने फिर मीटिंग कॉल की, उन्होंने कहा यार मेरी मुराद साहब से बात हुई है, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी, आप हमें पता था तो हम मुबारकबाद वगैरह देते, तो उन्होंने कहा हमने बात किया है। मुझे गवर्नमेंट में जनरली शहीद, प्राइवेट सेक्टर में शहीद के नाम, क्योंकि माय ओरिजिनल नेम इज वेरी मगर सैयद शहीद हुसैन, सो यूजुअली पीपल कॉल मी शहीद, और शहीद इज गोइंग टू बी द डीजी, सो आई वाज नहीं बिकॉज़ इट्स अ लॉट ऑफ जिम्मेदारी है, प्रेशर है। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बात होगी मुराद साहब से और दिस इज एग्रीड, यू आर गोइंग टू हेड इट। देन आई वाज द डीजी, आई वाज 20 at that time when I became the DG. I was for 2.5 years I was the DG. उसके बाद मैं बाहर चला गया, आई वाज विद द वर्ल्ड बैंक फॉर लाइक 5 years. फिर उसके बाद एक तो मेरी फैमिली कुछ रीजन थी, आई वोंट पुट दोस डिटेल्स, एंड आई वाज अ बिट डन विद वर्ल्ड बैंक। अब हर महीने 15-20 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आप होटल में रह रहे हैं, लेकिन बाद में डिफिकल्ट हो जाता है, फर्स्ट क्लास में घूम रहे हैं, लेकिन आप जब बहुत साल कर रहे हैं तो आप कहते हैं चलो लेट्स। तो यहाँ पे भी what you defined as PPP support facility is a infrastructure fund which is co-funded by DFID. DFID is the development of the government of UK. जैसे अमेरिका के USAID है, UK गवर्नमेंट का DFID है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इन तीनों ने पूल किए, पैसे वाली बनाया, और अब इस फंड ने काफी हद तक PPPs को देखना है। सर अब मेरा सवाल आपसे, सॉरी मैं आपको फिर से डिस्टर्ब कर रही हूँ, वो ये होगा कि आई थिंक मैं भी जैसे अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रही हूँ, तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर वो जगह है कि जहाँ पे आई थिंक फिर रिस्क मैनेजमेंट या हर चीजें थोड़ी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में होती हैं। लेकिन अब आप आए हैं इधर,
अब आपका जब सेक्टर चेंज हुआ है, तो अब आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट आपने यहाँ कैसे किया, क्योंकि ये वो जगह है कि यहाँ पे चीजें इतनी उसूल से चलती नहीं है, या मे बी हमारा परसेप्शन गलत है। यार एक तो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट में आपको दो किस्म के लोग, ऐसे कई किस्म के हम्म लोग मिलेंगे, लेकिन एक होता है आपका हम्म टिपिकल गवर्नमेंट सरकारी बंदा हम्म जो अ, जिसे सरकारी जॉब चाहिए होती है, और बिल्कुल। he might be corrupt, he might not be corrupt. There हम्म are people who are corrupt, but then there are very few people, but there are people in there who are amazing. मतलब आप उनसे मिलकर you're हम्म like यार, फॉर एग्जाम्पल मैं हम्म मिला हूँ आधे दर्जन के करीब लोगों से मिला हूँ. वन वाज सुहेल राज, who was the finance secretary. Now I think he's the special secretary or like maybe the secretary, federal secretary for commerce, 22वें ग्रेड में, which is the highest rank. इस वक्त जो सिंध में लोकल गवर्नमेंट के हैं सेक्रेटरी नजम शाह, उनकी टेट टॉक हम्म है and he went to Harvard and all that. He is really good. I worked him and you will find quite a few people. मेरी अभी बात हो रही इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध में चीफ सेक्रेटरी चीफ इकोनॉमिस्ट लगे हुए हैं, नईम मुजफ्फर, डॉक्टर नईम मुजफ्फर. ही यूज्ड हम्म टू मैनेजमेंट, ही इज अ पीएचडी फ्रॉम अमेरिका, और उन्होंने वो छोड़कर चीफ इकोनॉमिस्ट का काम किया. तो अच्छा, मैं जब बाहर पढ़ने जा रहा था उससे पहले मैंने जाकर आईबीए का ऐसी टेस्ट किया था, मेरा हो गया था आईबीए में, तो मैं आईबीए में कुछ से पढ़ा था. But then I left it. Q of T is globally ranked, मतलब top 10 वगैरह में, तो I went for that. तो अच्छा, नईम साहब से मैं कुछ कामों में साथ बैठ के डिस्कशन हो रही थी, मैंने उन्हें कुछ चीजें बताई ना, तो यार तुम्हें ये कैसे पता है, कैसे पता है मेरे बारे में. मैं यू एक्चुअली टॉट मी मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन आई वेंट टू आईबीए. मैं बोला अच्छा, मैंने तुम्हें पता है ये वो. सो आई वाज हैविंग, फिर मुझसे फ्रैंक हो गए, तो आई वाज हैविंग अ डिस्कशन. मैंने कहा बाहर का जो पर्सपेक्टिव है और जो अंदर पर्सपेक्टिव है, इट्स अ वेरी इजी थिंग टू जस्ट गो एंड गिव अ लेक्चर, फ्रैंकली, हम्म एंड इट्स अ वेरी हम्म डिफिकल्ट थिंग कि आपके पास 50-50 अरब 10-10 अरब के प्रपोजल्स आ रहे हैं. दीज आर एक्चुअली थिंग्स ऑन द ग्राउंड जो मे बी लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ को असर हम्म करेंगे, और आप बिल्कुल, उसको जिम्मेदारी डेफिनेटली। से पूरा देखें, उस पर एनालिसिस दें, और लोगों के साथ फिर आपकी मुमारी होती है ठीक ठाक. अगर आप काम हम्म करने वाले हो, फिर जो दूसरी साइड है वो नहीं करना हम्म चाहिए, या फिर उनके अल्टीरियर मोटिव है, एग्जैक्टली, तो दैट आपकी. वाज माय पॉइंट जो मैं सुनना चाह रही थी आपसे। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो आप बात कर रही हैं, उसमें पहली चीज ये हम्म होती है, अब जब भी कोई इदारा नया बनाते हैं, जैसे पीपीपी पहले बनी और अब जैसे हमारी कंपनी बनी है, इसके अंदर पहले आप बनाते हैं हर चीज के ना मैनुअल्स या गाइडलाइंस या रूल्स. हम्म सरकार में रूल्स या गाइडलाइंस का भी वर्ड होता है. हम लोग के लिए यूजली, नाउ आई एम रनिंग अ कंपनी, इसके लिए गाइडलाइंस या मैनुअल्स का वर्ड यूज होता है. जैसे अभी एक कंपनी हम्म बनी है, तो इसके अंदर हमने 3-4 मैनुअल्स बनाए. एक अभी ऑलमोस्ट बन गया है, ईवाई के साथ हमने मिलकर बनाया, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनुअल, विच इज अबाउट फंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. अकाउंट्स भी उसके अंदर आता है. वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल, जो सारे ह्यूमन हम्म रिसोर्स से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एंड वन इज रिस्क मैनेजमेंट हम्म मैनुअल. तो अब ये सारे इन वे डिफरेंट रिस्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं. एक वैसे हम्म ऑपरेशनल मैनुअल भी बनना था, लेकिन मेरी जब एडीपी हमारी सारी चीजें देखता है बहुत क्लोजली, इवन हमारी अपॉइंटमेंट वगैरह एडीपी के थ्रू है, तो दे वर हम्म इन्वॉल्व. तो मैंने कहा देखें, जो आपने ऑपरेशनल में चीजें चाहिए तो हमने सारी कवर कर ली हैं दूसरे मैनुअल्स में, फाइनेंशियल हम्म मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स, तो वी डोंट रियली नीड. तो आप जरूरत की बेसिस ही बनाते हैं. तो अब हम देखें, हमने जो अपने फाइनेंशियल फ्लो ऑफ फंड्स एंड एवरीथिंग एंड रिस्क रिलेटेड टू दैट वी कवर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनुअल. जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या लिटिगेशन है, हायरिंग से रिलेटेड, वो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल में, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क से रिलेटेड उसमें कवर किया. हम्म और तो वैसे क्योंकि वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो हमने प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने हैं, उनको फिर मॉनिटर करना है, तो वो हमने सारे रिस्क मैनेजमेंट मैनुअल में कवर किया. तो यू हैव टू बिल्ड मैनुअल्स, जो काफी काम होता है और हम्म काफी बैक एंड फोर्थ. वो आप जब बना लेते हैं, तो बेसिकली दोज आर योर गाइडलाइंस जिसको आपने फॉलो करना है. अच्छा, इन सब मैनुअल्स के अंदर फिर आप एक एक्सपायरी डेट भी रखते हैं. एक्सपायरी डेट नहीं रखते, बेसिकली अपडेट की डेट. ये 3 या 5 साल बाद बैठकर मैनेजमेंट रिविजिट करे इसको. अच्छा, अब आज ये तो मैंने आपको नहीं सर, प्राइवेट मैं सेक्टर. इसी चीज पूछना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट की मैनुअल बनाया, तो आप लोग ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देख के बनाते हैं या जो हमारी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत वैरी करती हैं. इंटरनेशनली क्योंकि ये चीजें बहुत पहले से है तो उनकी एक्सेप्टेंस लेवल अलग है. हमारे पास यूजर एक्सेप्टेंस जो आपकी भी इवन सराउंडिंग में टीम काम कर रही है, अगर हम वो इंटरनेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ले लें, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके जो साथ में काम करें वो तमाम भी इसे एक्सेप्ट करेंगे. हमारा कल्चर नहीं है. नहीं, कल्चर वैसे इतना बुरा नहीं है.
नहीं, अब देखिए सर, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। हमारे हमारे डिपार्टमेंट, हमारे सेक्टर्स में अभी तक रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीजों को कोई नहीं जानता। मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रही हूँ। नहीं, उसके अंदर मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। आई विल गो थ्रू द प्रेजेंटेशन। बेसिकली हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लेते हैं क्योंकि ये हमारे मैनुअल्स भी एडीबी के थ्रू अप्रूव हो रहे हैं। देयर इज सही। एन एनवायरमेंटल सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एज वेल। हमारे एक एसएमएस भी है, मतलब जो एनवायरमेंटल, क्योंकि हमने बड़ा देखकर करना है कि एनवायरमेंट से सोशल उनको वो भी आजकल गया हुआ है, क्योंकि हमने उसे अपडेट किया है, तो वो दैट इज गॉन टू एडीबी फॉर अप्रूव। वो अप्रूव करता है, फिर हमारा बोर्ड अप्रूव करता है। तो एक तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस होता है, लेकिन फिर आप उनको लोकल कस्टम्स या चीजों के लिहाज से अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आप हमारा जो वो है, आप कह लें गवर्नमेंट फाइनेंसेस, वो पूरी दुनिया से डिफरेंट है। वो ऐसी निराली चीज है कि आपको समझ नहीं आएगी, वो आपको समझ बहुत देर से। फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान का हिसाब है जो आपको बताते हैं ना, ये बजट में एक रेस लगी होती है प्रोविंसेस और सबके दरमियान में, यार हमने ना एडीपी या पीएसडीपी जो डेवलपमेंट बजट है ना, बड़े से बड़ा देना। तो अच्छा, अब एक मुझे सिंपल सी बात, मतलब बिल्कुल एकेडमिक लेवल पे आकर सोचें। फर्स्ट करें, इस साल आई एम XYZ गवर्नमेंट, मैंने कहा जी मेरा डेवलपमेंट बजट होगा 500 बिलियन का। सही है। 500 अरब का डेवलपमेंट। मैंने जो रिलीज किए, पैसे रिलीज किए, वो मैंने किए 250 अरब, 250 बिलियन मैंने रिलीज किया। अगले साल मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा बजट जो है ना, वो 550 बिलियन का हो। बजट इज एक्चुअली, आप कह रहे हैं मैं इतने रिलीज करूँ, हाँ। ठीक है। अगले साल मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरा 550 बिलियन का होगा, जबकि मेरे कोई रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जो पैसा आना है वो वहीं पे रुका हुआ है। That's the same money that's going to come into the basket. But I say, असल में मेरे पास जो बजट ओरिजिनली होना चाहिए था, अराउंड, चलने में समझ आता है 5-10% की हो सकती है, ऊपर 15% हो सकती है। मेरा बजट होना चाहिए था 350 का। 75 का कर लिया आपने, अगर अपने 250 रिलीज किया, 250 का, ये 250 का होना चाहिए था। और इस साल अगर मैंने 250 रिलीज किया, तो मेरा बजट जा सकता है 350-300 तक का, थोड़ा सा इंक्रीज हो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, लेकिन ये नहीं होता। एक्सेप्ट फॉर द इलेक्शन ईयर, जब वो एक्स्ट्रा कर्जे लेकर, और क्योंकि आपने पैसे रिलीज करना होता है इलेक्शन में, इलेक्शन जीतने की तरफ फोकस होता है, गवर्नमेंट ने किया है, नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टी। उस सालों में आपकी यूटिलाइजेशन बजट की बेहतर होती है। अदरवाइज एक रेस लगी हुई है सब में कि यार एडीपी कम ना हो या पीएसडीपी कम ना हो, नोबडी। अच्छा, इसीलिए आसाम में एक ये इशू आता है, जब हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ना, जनरली अगर कोई गवर्नमेंट कहते हैं ना, जैसे आपको मिसाल दूं, कनाडा के अंदर गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो, जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रोविंस है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया, तो वहाँ की एक और स्टेट है, काफी, ये प्रोविंस है काफी बड़ा, वो अगर कहते हैं ना कि यार ये चीज मैंने गारंटी दे दी, जो सॉवरेन गारंटी थी, प्रोविंशियल गारंटी और सिटी गारंटी, इसको सब सॉवरेन गारंटी, सॉवरेन से नीचे के सब सॉवरेन गारंटी। मैंने असल में वर्ल्ड बैंक में इन चीजों पे काफी काम किया, तो अगर कह दी ना, तो नोबडी आस्क एनी क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट ने कह दिया था, गवर्नमेंट ने बहुत तक। हम लोग अगर जाकर किसी को कहने हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, तो कहते हैं क्या बजट में तो पैसे आते नहीं आते। दे आल्सो नो दैट कि बजट में पैसे आने नहीं आने, उस वाले अकाउंट के अंदर रोल ओवर हो रहा है फोर्स, वो एक है अकाउंट फूड का, फोर्स रोल ओवर हो रहा है सबका। तो दे आर लाइक यार आप लोग के तो पैसे आते नहीं है, तो हमें तो कोई कॉन्क्रीट चीज बनाई है तो पैसे रखवाएं, या कोई चीज अर्न मार्क कराएं, तो हम लोग की ये बहुत डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल बन गया ना। सब सॉवरेन रिस्क प्रोफाइल इन पाकिस्तान एंड सब सॉवरेन रिस्क प्रोफाइल इन अ डेवलप्ड कंट्री, इवन इन इंडिया, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, क्योंकि हमारे नंबर्स उतने मैच नहीं करते हमारे बजट। तो वैसे तो आप कहें कि हम लोगों ने वो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस दी, हमने लोकल अपनी रियलिटीज के लिहाज से अडॉप्ट की हैं, फॉर श्योर, वो एक पहली चीज है। अच्छा, मैं सर, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती? मतलब जब आप जो भी, बेशक आपने उसको कस्टमाइज भी कर लिया लोकली, लेकिन इवन देन आपको कभी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपकी टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, जब आप उनको कभी किसी काम से रोकते होंगे? नहीं, वो आप मुझसे एक चीज अगर वैसे पूछे, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, ये जो हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं, मैं अल्लाह के शुक्र काफी अच्छी जगहों से पढ़ा, यूनिवर्सिटी से पढ़ा, लेकिन जब मैं काम पे गया हूँ फुली, तो
मेरी एक आपके जीरो से लर्निंग शुरू होती है, कि असल में फील्ड में अलग चीज होती है, और मुझसे बिल्कुल। पूछे सबसे बड़ी चीज इज लर्निंग बाय डूइंग। जब हम्म। हम करते हैं ना काम, तो अपने ख्याल होता है ये दो चीजें इसमें ना गलत है, ये दो चीजें जो है ना हम्म। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट, देन वी गो फॉर एन अपग्रेड और लाइक रिवीजन ऑफ, आपको टीवी पे जैसा आता है कि जी वो वाला लॉ जो है अमेंड हुआ, बेसिकली वो रियलाइज करते हैं कि यार देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लॉ। अभी हम लोग जैसे अपना ईएसएमएस का मैं आपको बता रहा था, एनवायरमेंटल सोशल मैनेजमेंट का जो वो है हम्म। मैनुअल, उसको हम जा रहे हैं अपडेट करने के लिए। उसकी रीजन कि हमें उसमें कुछ जगहों पे ना कॉन्फ्लिक्ट नजर आए, क्योंकि वो असल में जब हमने ज्वाइन किया था फुल टाइम मैनेजमेंट से पहले एडी बना के रखा था, तो जब वो एक्चुअली वेंट इनटू इम्प्लीमेंटिंग इट, तो हमने कहा कि यार ये तो नहीं, दिस डजंट वर्क आउट। फिर हमने उसमें हम्म। चेंजेस की, फिर किसी को भेजे, उनको बता के दे आर ओके विद दैट, वहां से आएंगे, फिर हम अपने बोर्ड से अप्रूव कराएंगे। तो वो चीज है, बट इट कम्स डाउन टू लर्निंग बाय डूइंग काइंड ऑफ थिंग। हम्म। वो आप जब फील्ड में जाते हैं होता है, तो उसी टाइम पे यू रियलाइज। बैंकिंग की जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट करी थी, ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर का रिस्क मैनेजमेंट, वो तो अब इंटरनेशनल उसकी आप कह लें बेस्ट प्रैक्टिस बेसिल 2 आया हुआ है, बेसिल 3 की बात हो आ हम्म। गया है। पाकिस्तान में 2 ही आए थे खैर अभी तक। वो बहुत टफ है, इसीलिए आप हम्म। सुनते हैं कि जी स्टेट बैंक कह रहा है मैं तुम्हें टेक ओवर कर लूंगा। स्टेट बैंक ने एक टाइम पे उठाकर केएसबी बैंक को उठाकर आई थिंक बैंक इस्लामी में मर्ज कर दिया था खुद, तो क्योंकि उनको लग रहा था कि ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सही नहीं जा रहे। तो बैंकिंग सेक्टर को स्टेट, इफ यू आस्क मी, स्टेट बैंक इज लार्जली अ वेरी गुड रेगुलेटर। पाकिस्तान में जनरली रेगुलेटर्स इतने अच्छे नहीं हैं, एंड दे आर हम्म। रिस्ट्रिक्टेड, बट आई फील स्टेट बैंक हैज बीन अ वेरी गुड रेगुलेटर, वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी ऑन देयर टोज। वो काफी क्लोजली बैंक, इसलिए अगर देखें हमारे यहाँ कई दफा क्राइसिस आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से बैंकिंग डिफॉल्ट नहीं, मतलब हम जब बैंक जाते हैं, तो बैंक में अगर हम कार्ड डालते हैं, तो ये नहीं होता कि बैंक डिफॉल्ट हो गया, कैश नहीं दे सकता। यूजुअली द स्टेट बैंक स्टेप्स इन और उसको किसी बड़े बैंक में मर्ज कर देते हैं, दे डू समथिंग अबाउट इट, सो दे आर मॉनिटरिंग। इस वजह से मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर वो भी डिफॉल्टर लिस्ट से निकला है नहीं निकला, समिट बैंक था जी जी डिफॉल्टर बिल्कुल। लिस्ट में। हम्म। निकलने वाला था या निकला था, उसकी कुछ फाइलिंग्स वगैरह के स्टेट बैंक ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, नो मोर लोन्स, आपने कहीं पे लोन नहीं हम्म। देना, आपने सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे रखने हैं, उससे कमाकर तो रिस्क फ्री चीजों में आपने जाना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिस्क फ्री, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट डिफॉल्ट ऑन अ पाकिस्तानी रुपी बॉन्ड, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैंने पाकिस्तानी बॉन्ड इशू किया है, तो मैं तो पैसा और प्रिंट करूंगी और पेमेंट कर दूंगा, जिससे रुपए की वैल्यू हम्म। गिरेगी इंटरनेशनल मार्केट में, हम्म। लेकिन मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगी। अगर मैंने एक बॉन्ड इशू किया, उस पर 10% पैसे देने, वो मैं देता रहूंगा, तो वो रिस्क फ्री है फॉर द लोकल मार्केट, एज रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट। तो उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी, आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना, ये हायरिंग करनी है, आपने ब्रांचेस एक्सपेंड नहीं करनी। तो स्टेट बैंक यूजुअली स्टेप्स हैं। तो ओवरऑल इन द बैंक हमारा ये चीज अच्छी है कि बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत स्ट्रांगली अपने सारे जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो फॉलो करवाते हैं, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी वेल गार्ड। आप अच्छा, अगर मैं इस तरह से आऊँ, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, आई विल ट्राई टू गो थ्रू दैट, क्योंकि वैसे ही काफी टाइम सर आपके प्रेजेंटेशन पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन शेयर करने का? सही है, मेरे पास आ रहा है बिल्कुल। बस सर आप कर लें। सही है, आपको नजर आ रही है सर अब स्क्रीन? हाँ सर ये मेरे आपकी पास है। स्क्रीन, हाँ सर अब आपने अपनी स्क्रीन पे वो चीज डालनी है जो प्रेजेंटेशन है, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, इधर यस। मैं इसमें वैसे तो ये थोड़ी सी किताबी बातें हैं, आई विल ट्राई टू गो थ्रू देम विद एग्जांपल्स। रिस्क की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज रिस्क? इट्स, हम बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लॉस, डिले और डेंजर अकरिंग। हम्म। ये मैंने वैसे एक चीज सीखी है, द गोल्डन, ये मैं आगे आगे जाकर आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा इसके बारे में क्विक एनालिसिस विल ट्राई टू डू दैट। The golden principle of risk management is that the party best able to handle the risk is assigned that risk, हम्म। और उसकी जगह उसको compensation मिलती है in some form. That is dependent. बेसिकली आपने ये करना है, अपने सारे रिस्क लिस्ट डाउन करने हैं, उसके बाद आपने कहना है ये मैंने इसे साइन कर दिया, ये मैंने इसे साइन कर दिया, और क्यों साइन किया? क्योंकि जितनी पार्टीज हैं जो इस रिस्क को टेक ओवर कर सकती हैं, उनमें से दिस इज द बेस्ट पार्टी टू
एड्रेस दैट रिस्क, हम्म बल्कि किसी भी इनिशिएटिव की, प्रोजेक्ट की, ट्रांजैक्शन की सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि जो मेरे पास रिस्क है वो मैं खुद ले लूं, या किसी और को ना दूं, ये सारे रिस्क दूसरों के ऊपर पार्क करवा दूं। अच्छा रिस्क ये होता है कि जो उसको पार्टी हैंडल बेहतर कर सके, पार्टी बेस्ट एबल टू हैंडल इट। अगर फर्स्ट करें कोई ऐसा रिस्क है जो मैं हैंडल कर सकता हूँ, सामने वाली पार्टी नहीं कर सकती, और मैंने उसे असाइन हम्म कर दी, तो वो डिफॉल्ट कर जाएगी, रिस्क ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकते। वो बिल्कुल। डिफॉल्ट कर जाएगी तो फिर हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव कर रहे हैं, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, यू नो कि यार ये रिस्क मैंने लेना है, ये रिस्क मैंने नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि चले आगे चलते हैं, मैं उसके अंदर एग्जाम्पल सर बस इस पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का ही सबसे ज्यादा इशू है। तो अभी जब आपने कहा कि रिस्क आप असाइन करते हैं, तो आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी लोग लेते हैं क्योंकि आपने अकाउंटेबल भी तो किया किसी न किसी को किसी रिस्क के लिए। अकाउंटेबिलिटी, देखिए अगर उस बंदे को रिस्क असाइन हो गया, एलोकेट हो गया, हम्म तो वो हम्म अकाउंटेबल हो गया उसके लिए। अगर वो रिस्क ट्रिगर हुआ, एक तो प्रोबेबिलिटी है होगा या नहीं होगा, अगर ट्रिगर हुआ हम्म और उसने उसे अच्छा हैंडल कर लिया तो हम्म दैट्स गुड। और लेकिन अदरवाइज। अगर उसने हैंडल नहीं कर पाया तो या तो वो कैपेबल ही नहीं था वो रिस्क हैंडल करने के, उसे हम्म गलत असाइन हुआ था। अच्छा, और अच्छा ये सही। वो जो मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर मैनुअल एंड गाइडलाइंस हम्म एंड रूल्स, वो इन सब चीजों को डिफाइन करते हैं। वो जब बनाते हैं वो आप बहुत ज्यादा सोच कर हम्म बनाते हैं, उनके अंदर सारी चीजें डिफाइन होंगी, प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं कि आपने ये चीज बिडिंग करवानी है, इस किस्म की फिजिबिलिटी करनी है, इतना टाइम इस चीज के लिए देना है, ये चीज आपने पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है। वो सारी सही। चीजें जो है उस तरह से रिस्क को कवर करने के लिए होती है। अच्छा, ये तो बेसिक आपका पैराडाइम है, मेरे ख्याल से आप ऑडियंस को पता जी होगा कि जी आइडेंटिफाई सर करें, बिल्कुल। एनालिसिस एंड ऑल दैट। सो आई वोंट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। आगे चलते हैं। एंड दिस इज अगेन दो चीजें आप देखते हैं रिस्क को करते हुए, इम्पैक्ट क्या होना है और हम्म लाइकलीहुड क्या है। अगर किसी का लाइकलीहुड बहुत कम है तो यू जस्ट लीव इट, और अगर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसे देखें, लेकिन अगर बहुत कम इम्पैक्ट, यू डोंट गो इनटू। सो ये एक किस्म का आप कह लेंगे जी, जो क्लासिफिकेशन, दिस इज अनदर गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, हम्म जिससे आप अपने रिस्क को, अपने अगर कोई ट्रिगर होने का चांस भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट भी कुछ भी नहीं, तो आप उसको चाहे किसी को साइन ना भी करें, मतलब किसी को भी साइन कर दें, दे विल हैंडल इट, क्योंकि इम्पैक्ट भी हम्म नहीं है, कुछ और भी नहीं है। अच्छा, रिस्क मेजरिंग टूल्स की तरफ अगर हम आ जाए, बेसिक है, हिस्टोरिकल डेटा सिमुलेशन आप चलाते हैं, हिस्टोरिकली हुआ है। वेरियंस को वेरियंस जो है वो बेसिकली जो आपने आई थिंक फाइनेंस में पढ़ा होगा, अल्फा जो कैलकुलेट होता है, कि कितना चेंज हो रहा है कोई स्टॉक, हम्म जब आप इक्विटी वैल्यूएशन करते हम्म हैं। हिस्टोरिकल डेटा और हिस्टोरिकल सिमुलेशन और वेरियंस को वेरियंस में दो डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस है मेन, वेरियंस को वेरियंस जो है ना, वो आप कहें कि जो आउटसाइडर होता है उसे निकाल कर ना बेल कर देता है कर्व को। आई थिंक जिन्हें स्टैटिस्टिक्स का शौक है उन्हें अच्छा समझ आएगा कि वो एक उसको नॉर्मलाइज डेटा के तौर पर लेता है। हिस्टोरिकल जो होता है वो सारे इवन आउटलायर्स को इनटू द पिक्चर लेता है और वो बेल नहीं करता है। तो मेन डिफरेंस ये हम्म है। वार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में इतना यूज नहीं होता, लेकिन दिस इज वेरी यूजफुल कि अगर आपका मैक्सिमम लॉस है तो कितना परसेंट चांस है कि मैक्सिमम लॉस होगा। ये इस तरह मॉन्टी कार्लो इज बेसिकली अ ट्री बेस्ड काइंड ऑफ थिंग कि आप देखते हैं जी इसका इतना, यू कैन से इट्स अ फ्लो चार्ट बेस्ड। ये भी हम्म पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो रहा। मल्टीवेरिएट मैंने देखा, मल्टीवेरिएट बेसिकली गिव्स यू अ प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिसीजंस, कि किसकी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू क्या होगी, और फिर उसमें आपको जिसकी बेहतर वैल्यू निकल रही होती है वो आप यू गो फॉर दैट। दिस इज अ डिसीजन मेकिंग रिस्क मैनेजमेंट टूल आप कह लें। I won't go into too much detail of these because these are more like statistical tools जिसके through होता है. But if you want, I can go into more detail. लेकिन I will keep it at this for now. सर आप स्पेशलिस्ट हैं, जहां आपको लगता है कि थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो काइंडली कीजिएगा क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट से आपका सेशन ले रहे हैं। चलिए मैं करूँगा बिल्कुल। अच्छा, पीपीपीस की, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, और इफ यू आस्क, नॉट दैट दिस इज माय फील्ड, बट दिस इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्योंकि आपने सरकार के तरीके से बहुत काम किया और आपसे होता नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ हम्म एबिलिटी नहीं है, हम्म गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो आप पीपीपीस आर द फ्यूचर। इसको अगर मुझे एक चीज कह लें, एक डेफिनेशन है कि आप बेसिकली एक लॉन्ग टर्म टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, सीवेज लाइंस, वाटर सप्लाई, ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू दैट। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करें गवर्नमेंट और प्राइवेट हम्म सेक्टर, जिसके अंदर जिस पार्टी से बेहतर रिस्क मैनेज हो सके वो उसको रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म की बात है, जिससे जो बेहतर रिस्क मैनेज होता है वो आप उसको दे। अच्छा, मैं इसका हमेशा जब मैं वर्ल्ड बैंक में था मैंने एग्जाम थी, वो मैं हमेशा देता हूँ। अभी हम सब ऑफिस होते हैं, घर पे काम कर रहे हैं। मैंने कनाडा में अपने घर पे किया हुआ था जब मैं वर्ल्ड बैंक में था, और मैंने यहाँ पे अपने ऑफिस में नहीं किया हुआ है। हमारे पास यहाँ ऑफिस में एक ऑप्शन था कि हम ना 2.5 लाख रुपए का प्रिंटर, जो बड़ा प्रिंटर नहीं होता, नेटवर्क पे लगा कर मास स्कैनिंग एंड मास प्रिंटिंग एंड फोटो कॉपी, वो 2.5 लाख रुपए का मिलता है। फिर उसकी इंक्स आती हैं 10,000 की, जिस तरह आप यूज करेंगे, पेपर आता है, ये सब होता है। तो वो हमारा था कि हम 2.5 लाख रुपए थे और जी खत्म। आप ले लो, फिर उसको आप मैनेज करें, खराबी हो सही करवाएं, 1 साल की वारंटी है, पेपर इंक होता है। एक हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम 2.5 लाख का वो प्रिंटर ले। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो था वो जो हमने अभी लिया हुआ है, कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उसको हमने कहा यार, हमने बिड्स मंगवाई थी, तो एक कंपनी ने कहा यार हमें महीने के ना 4,000 रुपए दो, नई मशीन लाकर यहाँ रखूंगा, इसमें अगर कभी कोई खराबी हुई जब तक आपके पास है वो मेरी जिम्मेदारी, कोई खराबी। इसमें इंक भी मैं डालूंगा, नहीं पेपर भी मैं डालूंगा। इंक का ये है कि आपकी प्रिंटिंग है पता नहीं 4 पैसा पर पेज के हिसाब से, तो ये हमने उससे एक पूरा हमने प्रिंट, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, हम एक पूरा प्रिंटर खरीद लें, हम एक सर्विस खरीद, तो हमने एक सर्विस ले लिया, जिससे बेसिकली हमने रिस्क शेयर कर लिया कि यार जिस वक्त अगर हमारे वो 2.5 लाख का प्रिंटर फर्ज करें 13 महीने बाद खराब हो जाता, अगर उसको कोई बड़ी फॉल्ट आती वो पूरी हमने सही करानी, तो राजा रिस्क हम पे पड़ता। इसलिए हमने ना एक तो हमने पैसा अपफ्रंट नहीं जाया किया, ये अगर प्रिंटर सर्विस वाला फर्ज करें हम 2 महीने बाद कहें यार इसका तो प्रिंटर जैम हो जाता है, 2 दिन तक सही नहीं कराता, कहेंगे आप यहाँ से भाग जाए, हमें कोई और बंदा 4,500 या 5,000 का आपसे थोड़ा महंगा कर दे रहा है, लेकिन वो उसकी सर्विस अच्छी, हम तो उसके पास, तो एक तो हम फंस नहीं गए। तो हमने अपना दिस इज अ बेटर प्रपोजल। तो अगर आप मुझे कहें कि जो हम सरकार में बनाते हैं प्रोजेक्ट, वो होता है एक प्रिंटर खरीद लिया आपने, हम गए, हमने जाकर एक बंदे को पैसे दिया, तो फिजिबिलिटी करा, उसने फिजिबिलिटी हमने कहा यार अब एक डिजाइनर हायर करो, वो डिजाइन करेगा इसे, वो डिजाइन करके चला गया। अब हमने उस डिजाइन के ऊपर किसी बंदे को कहा तुम आकर ना ठेका लो मुझसे और ये रोड बनाओ और चले जाओ। अब उस रोड का फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गुलवाई पे ब्रिज होता था, वो गिर गया था, आप लोग सेंसर के ट्रांसफर की जगह पे वो डिजाइन फॉल्ट था ना, वो डिजाइन बाद में चेंज किया गया वो, लेकिन पर कुछ ऐसा हुआ नहीं कि वो गवर्नमेंट का रिस्क था। जब हम पीपीपी करते हैं तो वो डिजाइन जो होता है ना प्राइवेट पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जिस दिन कोई फॉल्ट आया, फर्स्ट करें वही ब्रिज किसी XYZ कंपनी ने बनाया होता, वो ब्रिज जिस दिन गिरता तो हम अगर वो वहाँ पे टोल ले ली होती तो उसको टोल नहीं मिलते, ब्रिज खत्म हो गया उसको हटा देते, उसका डिफॉल्ट हो जाता। फर्स्ट करें हम उसको वो ब्रिज बनाने के हर महीने 1 करोड़ रुपए, हम कहते हैं ब्रिज बनाओ हर महीने तो 1 करोड़ पे करेंगे, सिंपल सा मामला। इस तरह इसे एनवीटी बेस्ड मॉडल कहते हैं। एनवीटी की टर्म होती है ना कि एनवीटी देना, तो हम कहते हैं यार एनवीटी हम तुम्हें देंगे 1 करोड़ की, यू मेक द ब्रिज एंड इफ समथिंग हैपेंस दैट वी विल, तो गवर्नमेंट ने उसको मेरे ख्याल से उसके ऊपर 1 अरब खर्च किया था। हम फर्स्ट करें वो शायद 3 महीने में गिरा था, तो वो गवर्नमेंट के पैसे जाया हुए हैं, वो नया बना, उसकी नई फिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग, वहां पे हम ये करते हैं उस बंदे को जो एनवीटी थी वो देना बंद कर दे तो उससे लॉस होता, तो इसलिए वो बंदा मेक श्योर करता कि जी वो डिजाइन सही हुआ है। अभी तो आपको पता है ना, बंदा आया उसने कहा जी मैंने डिजाइन करके, क्योंकि कोर्ट में ये बहुत अर्से तक हुआ है, किसी का कहना था जी ये डिजाइनर की गलती है, किसी का कहना था नहीं कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, किसी का कहना था नहीं फिजिबिलिटी गलत हुई है, तो आपने डिफरेंट बंदे हैं ना, वो केसेस में फंस गए। आप पकड़ नहीं सकते ना किसी को, पकड़ने के लिए वो वैसी केसेस हमारे यहाँ लीगल रिस्क बहुत लंबा है, आप यू स्पेंड इयर्स ऑन दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, चल रही है। तो बेसिकली when you do a PPP you share the risk and you mainly focus on कि आपको प्रोडक्ट की सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही। ऑन द अदर हैंड जो हमारा हो रहा है वो है कि जी आपने पूरा प्रोडक्ट लिया, तो ये प्रिंटर वाली सर्विस एक्सप्लेन द पीपी एग्जांपल हुए हमारे जो हुए हैं, टोल रोड्स हो रही हैं काफी, एनवीटी की भी हुई हैं कुछ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये हबको, कैपको, लिबर्टी पावर टेक, ऑल दीज कंपनीज आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आर
वही जो मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, द पार्टी दैट इज बेस्ट एबल टू हैंडल द रिस्क इज एलोकेटेड दैट रिस्क. दिस इज द हम्म इसमें अगर आवाज एक पब्लिकली फाइनेंस प्रोजेक्ट देखें तो उसके अंदर हर रिस्क जो है ना वो गवर्नमेंट फोर्स में जो अर्थक्वेक आया गिर गया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो. हम्म पीवीपी के अंदर तो रिस्क ले लेते हैं उसमें. दैट्स हाउ यू हैंडल दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस, वो भी हमारी जिम्मेदारी है. वहां पे आप कहते हैं टोल लेना है ना, प्राइवेट पार्टी खुद टोल लेगी, उसमें अगर ऊपर नीचे हुआ ना उससे कलेक्ट नहीं हो रहा टोल तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है. हम्म बेसिकली आप रिस्क शेयरिंग की तरफ जाते हैं. दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट. अच्छा, ये भी उसको मैं आपका है टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स की जी. पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, वो गारंटी देते हैं, जैसे आपको एक्सप्लेनिंग सॉवरेन गारंटी और अदर गारंटी, सब्सिडी देते हैं, साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, टैक्स इंसेंटिव देते हैं, जमीन गवर्नमेंट देती है यूजली. प्राइवेट सेक्टर लाता है, पैसे लगाता है, फाइनेंस द ट्रांजेक्शन, एफिशिएंसी लाता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, दे हैव अ लॉट मोर, और ओएनएम का एक प्रॉपर रीजन लाता है. हमारे यहाँ बहुत दफा ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट काम करती है, इट कैन बी रनिंग अ बैंक. फॉर एग्जाम्पल स्टील में मेरे ख्याल से 70 वो 50 हाँ 50 साल पहले रफली लगी, भुट्टू रीजन में लगी थी. स्टील मिल के बारे में लोग कहते हैं मैमथ, इतना बड़ा साइज हो जिससे इट वाज अ गुड प्लान बेस्ड ऑन 50 years बैक. वो ओएनएम ऑपरेशन और मैनेज नहीं कर पाई ना गवर्नमेंट, और बंद पड़ा है कब से. गवर्नमेंट तनख्वाहें देती है ना, स्टील प्रोड्यूस हो रही है. तो हमारे गवर्नमेंट इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर ओएनएम. इवन हम्म पुराना काम या आप आ जाए, इवन रोड बनाई है, हम्म मेंटेन नहीं कर पाई, उसमें पानी की लाइन के अंदर कचरा फंस गया है, वो निकाला नहीं. हम्म अच्छा, अगर रोड पे पानी खड़ी हो जाए वो बह जाती है. इट हम्म वॉशेस अवे द रोड इन 2 days. हम्म नाली ब्लॉक हुई थी, किसी ने साफ नहीं की, पानी ने बहा दी. गवर्नमेंट ने मैनेज, जबकि प्राइवेट सेक्टर से पता है कि जी मेरी अगर यहाँ पानी खड़ा हुआ ना 2 दिन में, तो मेरी तो रोड गई, मेरे फिर पैसे नहीं मिलेंगे, वो फौरन साफ रखेगा. क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव है ना, जो आपकी हम्म होती है गवर्नमेंट का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. वो तब जिसको एक खास ताकत नहीं है उसे हायर नहीं कर सकता, ही डजंट रियली केयर. दैट्स व्हाट आई से. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, मैं आता हूँ जी, अब इनको ना हेज किस तरह से कर सकते हैं. जब हम बात करते हैं रिस्क, हम फर्स्ट करें मुझे कोई रिस्क एलोकेट हुआ है, उसको हम्म हेज किस तरह करते हैं. एक चीज होती है, आप मार्केट में जाकर फ्यूचर या फॉरवर्ड्स लेने. फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का आइडिया होगा आपकी, हमारी ऑडियंस को थोड़ा होगा या नहीं? थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर ब्रीफली. मैं इसको आपको टीटीपी ट्रांजैक्शन की ही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये होते हुए देखा है. एक ट्रांजैक्शन है, आई थिंक दैट्स, आई एम क्वाइट श्योर द बेस्ट रोड ट्रांजैक्शन इन पाकिस्तान टू डेट, व्हिच इज कॉल्ड हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल गैरेज वे. कोरियंस ने बनाई थी ये ट्रांजैक्शन सही. गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ. बनी हुई है, बहुत अच्छी है अभी तक. इट्स बीन मोर इट हैज बीन देयर फॉर 10 years रफली. उसमें उन्होंने अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना, ये जो ऊपर टारकोल कहते हैं कुछ लोग, डामर कहते हैं कुछ लोग, ये जो काली सरफेस होती है, जो कार्पेट होता है आपका, रोड कार्पेट है. कार्पेट होता है. द टर्म फॉर दैट इज बिटुमेन. यस. अच्छा, इसकी प्राइस बहुत ऊपर नीचे होती है कि बिटुमेन जो है ना वो बेसिकली ऑयल का डेरिवेटिव होता है, ये ऑयल से निकलता है. बाय तो प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट होता है, ये आपको रिफाइनरी से मिलता है. एनआरएल से यूजुअली, एनआरएल या अटक रिफाइनरी से, जनरली नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड से लोग ये खरीदते हैं. अच्छा, जिस टाइम पे वो ये रोड बना रहे थे, इसमें ये था कि 50 जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल आइटम्स होते हैं ना, उसमें आप प्राइस की शेयरिंग रखते हैं. कि वो वॉलेटाइल बहुत है तो प्राइवेट सेक्टर भी फंस जाएगा, हम भी फंस जाएंगे, तो रिस्क शेयरिंग रखते हैं प्राइस के ऊपर. 4 आइटम होते हैं जो वॉलेटाइल होता है, वो वोंट गो इनटू अदर्स टू मच फॉर द ऑडियंस. बिटुमेन जो होता है वो प्राइस शेयर हो रही थी हमारी. अब उस कंपनी का नाम है डोकजे, कोरिया बेस्ड कंपनी. उन लोगों ने ये देखा है इस वक्त ना पाकिस्तान में इलेक्शंस इतनी दूर नहीं है, बहुत सारी रोड्स बनना शुरू हो रही हैं, ये सब जो है ना उस टाइम पे जाकर बिटुमेन खरीद ली होगी. अच्छा, ऑयल प्राइसेस की में ऊपर जाती है तो उसके साथ बिटुमेन की प्राइस भी ऊपर जाएगी. एक्चुअली वेंट टू एनआरएल और उन्होंने उससे कहा हमसे ना एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि अब से 1 साल बाद तो हमें इस एक्स प्राइस पे ना इतना बिटुमेन लेंगे. अच्छा, एनआरएल वालों ने कहा अच्छा सही है, इतनी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है अभी से मिल रहा है तो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. उस टाइम पे फ्यूचर प्राइस में हम आपको एक चीज डिलीवर करेंगे एट दिस प्राइस, वो लॉक इन कर ली. उस चीज से उन्होंने इतनी अपनी प्राइस सेविंग की, क्योंकि जब वो टाइम आया तो लोगों को बिटुमेन मिल नहीं रहा था, उसकी प्राइस एकदम से ऊपर चली गई. इलेक्शंस करीब थे, रोड्स बन रही थी पूरे पाकिस्तान में,
लेकिन उन्होंने क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, उन्होंने बेसिकली अपना जो प्राइस रिस्क है वो उन्होंने हेज कर लिया था। इसी तरह से एक टाइम पे हम लोगों ने बात की थी एक ट्रांजैक्शन की कि जी उसमें कुछ चीजें बाहर से आनी थी, प्लांट आना था। उस प्लांट के अंदर उन लोगों पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो बैंक ने डेवलप किया फॉरेक्स का हेज नहीं मिलता। अगर मैं कहूँ ना कि मुझे अब से 6 महीने बाद एक बैंक से जाकर कॉन्ट्रैक्ट करनी थी, उससे अब से 6 महीने बाद ना 160 के रेट पे, जो भी इस वक्त 155 का रेट है, 160 के रेट पे $10 मिलियन चाहिए मुझे। वो बैंक जो है ना, अगर उसकी कोई दुबई की, यूजली वो सब ना अपनी दुबई की ब्रांच जाते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो यहाँ लाकर अपनी दुबई की ब्रांच के थ्रू मुझे देते हैं। तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल जो मैं एंग्रो की ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था, उस टाइम पे 2 बड़ी फर्टिलाइजर ट्रांजैक्शन हुई, एंग्रो वन एनविन नाम था उस प्रोजेक्ट का, और एक थी फार्मा फर्टिलाइजर। फार्मा फर्टिलाइजर ने भी बड़ी एक्सपेंशन की, प्लांट बाहर से आने थे, अमेरिका से आए दोनों, आई थिंक। एंग्रो ने 80% ऑफ द कॉस्ट जो है ना वो हेज कर ली थी, बाहर से जाकर एक फॉरेक्स का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। ऑन द अदर हैंड फातिमा में नहीं की थी हेजिंग। फातिमा का कॉस्ट ओवररन ऐसा हुआ था, मैं थोड़े से नंबर इधर उधर कर रहा हूँ, शायद इनिशियल एस्टिमेट था 30 अरब का प्रोजेक्ट होगा, इट एंडेड अप एट समथिंग लाइक 73 बिलियन। क्योंकि ये बात है 2008-9 की, पाकिस्तानी रुपीज सडनली वेंट फ्रॉम समथिंग लाइक 60 रुपीज टू 85 रुपीज, व्हिच इज ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज इन द कॉस्ट। अच्छा, फिर ये होता है जब आपकी डिले आता है प्रोजेक्ट में कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से, तो जो बैंकों ने पैसे डाले थे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट ड्रिवन कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट, आपकी कॉस्ट बढ़ती ही जाती है। तो दे वेंट अप फ्रॉम ऑलमोस्ट 30 बिलियन टू समथिंग लाइक 73 बिलियन, और फिर डिले हुए, उसमें पैसे नहीं थे। अब चल रहा है, इट्स रनिंग एक्सीलेंटली, लेकिन एक फॉरेक्स हेज लेकर फ्यूचर प्राइस लॉक करके उन्होंने बहुत बेहतर। अच्छा, उसी टाइम पे मुझे याद है पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों ने आकर ये ऑफर की थी कि उस जमाने में ऑयल चला गया था 12 से 18 रुपए पर बैरल, तो लोगों ने ऑफर की थी कि हम $20 पे ना अगले 2 साल के लिए ना आपको फॉरवर्ड हेज दे देते हैं, बैंक्स बनाकर दे देते थे। गवर्नमेंट में किसी ने इस बिकॉज इट्स अ रिस्क, मैं अगर $12 मैं अगर $20 पे हेज करता हूँ तो प्राइस 12 या 15 पे चलती रहती है, तो मुझे बाद में नैब या ऑडिट वाले आकर पकड़ लेंगे कि तुमने क्यों किया है। जबकि उस वक्त लॉजिकली अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती, वो कहती है हाँ मेरा तो कर सकती थी, कर सकती थी, क्योंकि वहां पे ये रिस्क नहीं था कि आपको कोई बात नहीं पूछगछ करेगा, या आप एक एडिशनल डिसीजन लेते हैं। क्योंकि उसके बाद विद इन 6 मंथ ऑयल वेंट अप टू $40-50। तो अगर गवर्नमेंट ने वो पैसे, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाते हैं, उस टाइम पे हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन गवर्नमेंट ने किया नहीं। तो इस वक्त सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास ही, गवर्नमेंट के पास भी फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की आती है। So this was a short primer on forward and futures. इंश्योरेंस एक बहुत सबसे मेजर चीज है, आपने इंश्योरेंस को कर दी, काबू नहीं आ रहा अपने इंश्योरेंस, इसमें आपको ट्रांसफर कर दिया, रिस्क आपने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को कर दिया सब। बिल्कुल। इंश्योरेंस का मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्क मैनेजमेंट का मॉडल है, उनको दैट्स द फुल हिस्ट्री। मैंने एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इसका किया था एनालिसिस वगैरह, तो आई अंडरस्टैंड द मॉडल। वो भी अपना रिस्क पीछे पार्क करते हैं, री इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस पीछे, दैट if anybody is interested they should search reinsurance and then they will start understand the model. अच्छा, एक प्रोजेक्ट हुआ था, वो भी चल रहा है, दैट्स अगेन अ रोड प्रोजेक्ट, इट्स कॉल्ड छिटमुला कातियार ब्रिज प्रोजेक्ट। इसका नाम जो है ब्रिज का असल में जो लोग आवाम के लिए हुआ है आखान ब्रिज, ये ठट्टा और टंडो मोहम्मद खान को कनेक्ट करता है, ये भी पीपीपी है। इसके अंदर ये हुआ कि जी हमने कहा था जी आपको ना 0.67% जो आईपीपी का मॉडल था, हम आपको ना इंश्योरेंस कवर देंगे, पैसे देंगे उसके, और आप आगे से इंश्योरेंस ले लेना ये सारी चीजों की, जो अर्थक्वेक आ गई, आग लग गई, फ्लड से कोई एरिया बह गया, उसकी आप इंश्योरेंस लेते हैं। अच्छा, दे केम बैक टू अस एंड दे सेड कि यार हम लोग जब इंश्योरेंस नॉर्मल ले रहे हैं ना, वो तो 0.67% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की मिल रही है, लेकिन अगर हम इसको इसमें हम टेररिज्म शामिल कर रहे हैं ना, तो इसमें हम 1.5% पे चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये दिस इज द पीक ऑफ टेररिज्म 2012-13 का। पाकिस्तान में उस वक्त बम फट रहे थे हर जगह, तो पाकिस्तान में कोई बेसिकली री इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं था पीछे से, तो उनका कहना था हम इस पे इतनी ज्यादा कॉस्ट रखें। उस वक्त हम लोगों ने एज गवर्नमेंट ये कहा कि ऐसा करें, हम इसको ना इंश्योरेंस वाली चीजों की लिस्ट से निकाल दें और ये हमारा रिस्क बना दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे देने तो बेहतर। वर्स्ट केस क्या होना था, एक बम फटना और एक
मीटर का क्रेटर बच जाना था, उसको बिल्कुल। भरने के लिए हमारे शायद मे बी 10 करोड़ रुपए लगते, इससे ऊपर नहीं लगते, जबकि प्रोजेक्ट था वो 4.5 अरब का, जिसका 1% प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़नी थी 45 मिलियन। तो हम लोगों ने ये कहा कि ये रिस्क हम लोग ले लेते हैं, अगर हुआ तो हम इसको पैसे हम दे देंगे। उस पर कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई, तो उस वक्त हमने एक लॉजिकल डिसीजन लिया कि टेररिज्म का फिर कवर ना, इतनी अगर कॉस्ट पड़ रही है ना तो कवर ना लो, खुदा ना खास्ता होता तो वो फिर गवर्नमेंट ने अपने ऊपर रिस्क ले लिया। तो दिस इज रिस्क एनालिसिस कि जी इंश्योरेंस नहीं। अच्छा, इसी तरह से आपको बताता हूँ एक चीज, अगर आप अब से 1 साल पहले जाते हैं ना और हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त पैंडेमिक आया हुआ था। और बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो पैंडेमिक या कोरोना की वजह से प्राइसिंग नहीं कर पा रही थी कि अगर कितने लोग, अगर हमने इस वक्त इसको बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस दी और इससे कोरोना हो गया तो इसे क्या क्या हो सकता है, फिर कितने केसेस आएंगे, तो उनके लिए इट वाज़न्ट मेकिंग सेंस। तो आपको पेंडेमिक जब नया अब तो मिलनी शुरू हो गई वापस, शुरू में मिलना बहुत मुश्किल था, कुछ कंपनीज दे रही थी लेकिन महंगी करके दे रही थी। तो पेंडेमिक के टाइम पे तो दीज आर इंश्योरेंस इज देयर, लेकिन आपको एक तो इंश्योरेंस एनालिसिस भी करना पड़ता है, इसके होते हैं इंश्योरेंस एनालिसिस की पूरी टीम्स होती है। एक सर आप लोगों का, सॉरी मैं फिर से आपको वो कर रही हूँ सर, आप लोगों ने ये जो कोविड आया तो ऐसी जी किसी चीज की क्या इससे पहले कभी कोई प्रोविजन होती थी हमारे पास कि इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या किया जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट की इवन पीपीपी प्रोजेक्ट्स, इवन सारे ही प्रोजेक्ट्स बहुत रुक गए बुरी तरीके से, डिले आ गया उनके देखिए, अंदर जब ये कोविड आया। पेंडेमिक पीपीपीज में गवर्नमेंट का रिस्क था और लिखा हुआ था, जबकि उस वक्त ये वो जो नहीं होती, आप कह रहे हैं ये एग्रीमेंट में क्यों चीज आ रही है, क्योंकि हाँ बिल्कुल, उस लास्ट टाइम तो पेंडेमिक बेफालतू लगता है। 100 इयर्स बैक। तो लेकिन अब सबको रियलाइज हुआ, तो जो इसकी वजह से लॉसेस आए वो गवर्नमेंट के ऊपर आए थे। अच्छा। तो लेकिन देखिए ये अच्छी बात थी कि वहां पे लिखा हुआ था, अगर लिखा नहीं होता तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो प्रोजेक्ट्स डिफॉल्ट कर जाते हैं। एक जो आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में समझने की जरूरत है, प्राइवेट सेक्टर पर लिमिटेड फंड होते हैं, इक्विटी आ गई, टैक्स पैसे के लिमिटेड से होते हैं। गवर्नमेंट के पास बिना वे अनलिमिटेड फंड्स हो सकते हैं। कल गवर्नमेंट टैक्स लगा दे कि इस वक्त मेरे ख्याल से सर्विसेज टैक्स 5.7% है, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस, कुछ का ज्यादा है कुछ का कम है, 7.5%। कल गवर्नमेंट कह देगी मैंने टैक्स जो है ना ये 15% कर, गवर्नमेंट उसका राइट। उनको इससे पहले अर्न होते थे 80 बिलियन रुपीज, उन्होंने डायरेक्ट डबल, उनको अब 160 बिलियन आने लग गए। तो द गवर्नमेंट एक्चुअली हैज अ tool which is taxation to spread its cost over the taxpayers. जो लोग टैक्स देते हैं स्पेशली आपके सर्विसेज टैक्स, उनके ऊपर आपने स्प्रेड कर दिया ना अपना रिस्क। यहाँ से मैंने क्या, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ये वाले, और आपने वो वाले पीछे टैक्स बढ़ाकर उन लोगों पे स्प्रेड कर दी कॉस्ट। दैट्स हाउ गवर्नमेंट कैन एक्चुअली मैनेज सर ये तो आप तो ये फाइनेंसिस में बात कर रहे हैं ना, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे एक प्रोजेक्ट के लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि पीपीपी में आपका जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर वो रिएक्ट करने में ज्यादा टाइम ले ले, जो कि होता है, उनको रिएक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर नहीं हमारा आपका कैसे चलेगा प्रोजेक्ट? नहीं, उसके अंदर एक चीज होती है, इस सब प्रोजेक्ट्स में एक होता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर और इंडिपेंडेंट इंजीनियर तो बैठे हैं। ये चीज डिफरेंट है बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोजेक्ट से। जैसी कोई चीज होती है ना वो नोटिस निकाल देते हैं, जैसे इन ज्यादातर डील्स में ईवाई, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, वो फॉरेन नोटिस निकालते हैं, वो नोटिस ठप कर जाते हैं और आपके सबको पता चल जाता है ये चीज हो गई है, और फिर उसके अंदर ओपिनियन भी देते हैं। तो आपको बेसिक, अच्छा उसके अंदर लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, वो आपको ये भी कहते हैं एग्रीमेंट में आपकी बेसिस क्लॉज की बेसिस आपके पास 90 डेज का टाइम है कि इसको आप डिस्प्यूट करें या इसकी रीएवल्यूशन कराएं या आर्बिट्रेशन पे जाएं, वरना आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो जो इस तरह के नोटिस आते हैं, अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स देखें ना जो टिपिकल में हो रहे हैं, वो होते हैं 15 पेज 10 पेज से ऊपर के। पीपीपी की जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, मेरे पास है, मैंने बनाए भी हैं, जस्ट लाइक 200 पेजेस। और तभी मैं कह रहा हूँ पैंडेमिक कवर्ड था उसमें, ये नोटिस जो है ना, आईए इसकी एक बेसिक फॉर्म पीछे लगी होती है कि आईए ऐसा नोटिस निकालेगा हर क्वार्टर पे या हर एक महीने बाद, मतलब जिसकी जो भी आपने एग्री किया फाइनेंशियल मॉडल के अंदर। तो वो पूरे, इसीलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बीआरई एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था 2001 में रफली, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी इनिशियल कॉस्ट, मैंने इस पे कुछ काम किया था, मतलब उसको देखा था, एनालिसिस किया था। इसकी इनिशियल कॉस्ट थी 1.2 बिलियन। 1.2 बिलियन ये कंप्लीट हुआ है 2018 में।
जो दोनों साइड कवर कंप्लीट हुई है, जी जी बिल्कुल उसकी कॉस्ट चली गई थी 18 to 19 बिलियन। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो आपने कॉस्ट, वैसे वो कॉस्ट गलत थी, 1.2 बिलियन उस वक्त भी हम्म 3 अरब का बनना चाहिए था। हाँ जैसा कि कम करके बताओ बनवा लेंगे, हम्म पर टू मसाइल थे उसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर होता तब भी होते, लेकिन नोबडी वाज एक्चुअली टेकिंग द ओनरशिप। यार मैं करवाता हूँ, हम्म या मुझे लॉस हो रहा है मैं केस कर दूंगा आपके ऊपर, मतलब हम्म किसी का लॉस नहीं हो रहा था ना। अच्छा, अब ये हम्म सोचें उसकी वजह से जो हमारी ट्रैफिक जैम होता था, यार ये हम्म सोचते सारे लोग वो लेते हैं, जैम होता था उसमें पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च, और पेट्रोल हमारी बेसिकली जो मेजर इंपोर्ट है फॉरेन हम्म एक्सचेंज की, वो पेट्रोल है। तो आपने कितना ज्यादा फॉरेक्स का लॉस किया, हम्म हम्म पोल्यूशन की है, एक्स्ट्रा पेट्रोल जला पोल्यूशन हुई। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आप आ जाए हैदराबाद मीरपुर खास के अंदर भी जब सुपर फ्लड्स आए थे, आपको याद है 2011 नहीं 10-11 में सुपर फ्लड्स के दौरान में हैदराबाद की बात बन रही थी। एक तो लोगों ने इंश्योरेंस ली हुई थी, तो उन्हें 67 मिलियन जो लॉस था वो वहां से आ गया, 67 मिलियन आया था, नहीं 33 मिलियन आया था, 33 मिलियन इंश्योरेंस कंपनी से लॉसेस वापस आ गए आपके लिए, 3.5 करोड़ के उन्होंने ली हुई थी इंश्योरेंस। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट, ये होने के अलावा उन लोगों ने गवर्नमेंट को, एक होती है डिफरेंट एग्रीमेंट में डिफरेंट चीज होती है, फोर्स मेजोर की क्लॉज होती है, यार बिल्कुल मुझे ना एक फोर्स मेजोर हो गया, तो तुम मुझे इसके लिए इसके लिए मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है मुझ पर, ये टिपिकल हम्म लीगल टर्म है, तो तुम हम्म मुझे ना एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ये मेरे हाथ में नहीं था। तो गवर्नमेंट हम्म ने actually उनको फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर कर उन्हें 3 महीने एक्स्ट्रा दिए थे, लेकिन सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन 3 महीने बाद उन्होंने बना लिया, हम्म क्योंकि उन्होंने उसको मैनेज बेहतर किया। उनकी असल में रोड बहुत ऊंची थी, उस पर हम्म लोग आकर बैठ गए थे, तो उन्होंने लोगों को रास्ता बंद कर दिया, बैठे रहने दिया 2 महीने। हम्म फिर उन्होंने कहा अच्छा जी आपका ये रास्ता है, उन्हें फिर हटाया, फिर उन्होंने हम्म बनानी शुरू, और हम्म किसी का लॉस हो रहा था बस, जेब से सर पैसे मैं जा रहे सॉरी थे ना। इसी पे मैं बताना चाहूंगी क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो एक वर्ल्ड बैंक का ही प्रोजेक्ट था, केनिप, अगर आपने सुना हो, जो केनिप का प्रोजेक्ट था। तो ये जो अंडरग्राउंड वाला था, जी 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 जो बेसमेंट पार्किंग लॉट। पार्किंग, जी पार्किंग जी प्लाजा जी वाला। तो सर उसमें भी हमें यही चीज हुई कि जब वर्ल्ड बैंक की क्योंकि पॉलिसीज थी, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी कि बहुत। वो जो है किसी हेरिटेज एरिया में नहीं जाएंगे, तो जिस वजह से कोई जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे हम ले नहीं पा रहे थे, सदर में ज्यादातर हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। फिर उनकी बिल्कुल। पॉलिसीज के अंदर जो रीसेटलमेंट वाला पार्ट है, तो वो बहुत उस पे भी हमसे मेरी बहुत डिफरेंट। वो बहुत एक्सटेंसिव है, उसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया। अच्छा हमारे मुल्क की भी तो अलमी है ना कि जब आप रिसेटलमेंट को इवन आप मॉनिटर, जब आप उनको लेने जाते हो, उनसे इंटरव्यूज देते हो, तो जो लोगों को पता चल जाए कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और वो जो पे करने वाले हैं आपको रिसेटलमेंट कॉस्ट, तो वो सारे आपके आके ठेले वाले ठेले लगा जाते हैं। तो ये चीज आपकी पॉइंट ये था कि क्योंकि एक इंटरनेशनली उनकी तरफ से है कि आप रिसेटलमेंट को इंश्योर करो, डिले करता है हमारे प्रोजेक्ट को। अगर गवर्नमेंट के पास होता ये प्रोजेक्ट और वर्ल्ड बैंक का ना होता तो आई थिंक वो तो निकाल जाते। ये आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि हमारे यहाँ ये होता है जनरली कि जी आप कहते हैं कि जी मैं तो ना आपको, गवर्नमेंट का लॉ ये कहता है हमारे यहाँ कि अगर आपके नाम पे जगह है ना, आपसे ऑन हम्म करते हैं, मैं आपको पैसे दूंगा हम्म वरना नहीं दूंगा। लियारी बिल्कुल एक्सप्रेसवे की मैंने लियारी एक्सप्रेसवे में बेसिकली हुआ ये था कि गवर्नमेंट जब पैसे देने के लिए गई, उसमें भी वर्ल्ड हम्म बैंक के पैसे थे। उसमें बेसिकली ये हो गया कि इस घर में, ये जो आपके 2 कमरे का घर है, इसमें मैं, मेरे अब्बू, मेरा भाई रहता है, तो हमने क्या कहा जी हम सब में लड़ाई हुई हुई है, अब हम हम्म सब अलग अलग पूरे पूरे क्योंकि मैं भी जी क्लेम कर रहा हूँ, मैं उसको ऑनर बिल्कुल हूँ, वो भी क्लेम कर रहा है, उसको ऑनर है, अब्बू भी क्लेम कर रहे हैं। असल में शायद हम्म लड़ाई भी नहीं है, वो कह रहे हैं यार हम अलग अलग क्लेम करते हैं वर्ल्ड बैंक के, तो यहाँ से हाँ पूरे ऐसे ही है। तो हम्म लियारी एक्सप्रेसवे की मेन रीजन जो वो डिले हुआ, वो ये लैंड एक्विजिशन में फंस गया था वो, क्योंकि वो हम्म तो ये हमारे यहाँ बाहर का कल्चर, इसमें बल्कि मैंने आगे एक रखी है, ये जो कवरेज डिफरेंस का आपको बता रहा था कि जी बाहर आपको हर चीज की कवरेज मिल जाती है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में लॉस ऑफ रेवेन्यू की कवरेज नहीं मिलती, मेरा प्रोजेक्ट हम्म चलना बंद हो गया, तो हम्म वो मुझे ये कहेंगे अच्छा आपके ये आपके अच्छा रोड का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट करें पेंडेमिक हुआ ना, तो पेंडेमिक में वो कहेंगे जी हम्म आपका लॉस क्या हो रहा है, वो कहेंगे जी हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा ना, टोल पे लोग नहीं आ रहे, तो हमारे इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जी इसके लिए मैं कवरेंगे, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू इंश्योरेंस नहीं हम्म होती पाकिस्तान हम्म में। ऑन द अदर हैंड बाहर के मुल्कों में ये होती है, तो हमारे यहाँ कवरेज ही डिफरेंट है, इंटरनेशनल हमारी कवरेज डिफरेंट है। अच्छा, इसी तरह आ हम्म जाए प्रोडक्ट डिफरेंस है, वो मैंने आपको पहली मिसाल दी कि हमारे यहाँ फॉरेक्स का प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर मैं अपनी हेज करने जा रहा हूँ ना कि मेरा फॉरेक्स कवर दे दूंगा, मैं इंपोर्ट कर हम्म रहा हूँ कोई चीज, हेजिंग कर दूँ, मुझे 160 का डॉलर
से 6 महीने बाद मिलेगा। पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट नहीं है, वो आपको स्टैंडर्ड चार्टर जाएँगे, वो स्टैंडर्ड चार्टर दुबई से मिलेगा, इसकी कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी क्योंकि आप ऑफशोर ले रहे हैं वो। आप नेशनल बैंक जाएँगे, वो शायद मशरक़ बैंक की ब्रांच से आपको बनवा कर दें। हमारे यहाँ लोकली हम्म नहीं अवेलेबल, प्रोडक्ट्स हम्म नहीं है। एंटिटी रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ सॉवरेन रिस्क प्रोफाइल ही डिफरेंट है। कि जी हमारे यहाँ तो बजट ही वो नहीं आते, तो हमारे यहाँ यूजुअली जब कुछ पे रिस्क लेने के लिए आता है तो कहते हैं यार आपका तो बजट ही बिल्कुल नेचुरल। इन कंपैरिजन अगर आप हमसे देखें, हमारा आता है 500 का बजट रिलीज होता है 250 का, असल में रिलीज 250 के होते हैं। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, उनकी पूरी एक बैलेंस शीट, सब कुछ है उनका बना हुआ। बैलेंस हम्म शीट होगी, सब चीजें होंगी, मतलब इट रन्स लाइक अ कॉर्पोरेशन। तुम्हें पता होता है उनका कितना हम्म बजट है, कितने एसेट्स हैं। हमारे कोई गवर्नमेंट की एसेट कहीं पे एसेट रिकॉर्ड नहीं होते, इस तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते कि स्टिकर लगता है और एक एसेट बुक में रजिस्टर तो ऑनलाइन होता है। वो हमारे यहाँ नहीं है गवर्नमेंट की हम्म रिस्क प्रोफाइल। अच्छा, हमारे यहाँ जे रिस्क बहुत है। जे रिस्क बेसिकली हमारे यहाँ बार बार कोर्ट्स बुला लेते हैं और फिर वो सालों केसेस हम्म चलते हैं। हम्म चलिए कोर्ट्स बुलाना अलग चीज है, लेकिन फर्ज करें मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया और केस हो, अब अगर मैं सही भी हूँ ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही भी है, अगर वो 10 साल तक केस चलता रहा ना, हम्म मेरे 10 साल तक पैसे बन हम्म गए, उस पर ना मैंने कोई प्रॉफिट कमाया ना कुछ हुआ, हम्म मैं फंस बाहर के मुल्क में। मैं सही हूँ, दूसरा बंदा सही है, उन्हें 3 महीने में डिसीजन देना है, या उन्हें 6 महीने में हम्म डिसीजन हमारे हाथ में आना है, कहने जाओ ये हम्म होना है। आपको याद होगा स्टील मिल्स रीजनेबल पैसों में बिक रही थी 2007 में। हम्म उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आ गया कि ये गलत बिक रही है और हमारे ख्याल से प्राइसिंग गलत है। वो एक बहुत ही लंबा किस्सा है, मैंने भी काम की लोगों से सुने से किस्से। उसके अंदर वो पूरी ट्रांजेक्शन फंस गई। उसको गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बेइज्जती हुई कि उन्होंने प्रोसेस सही नहीं चलाया और नल एंड वॉइड हो गया। इतने लोग लोग जब आप बिड देते हैं किसी चीज को जीतने के लिए, आप लॉयर हायर करते हैं, फाइनेंस के लोग हायर करते हैं फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए, लोग हायर करते हैं प्राइसिंग टेक्निकली देखने के लिए। हर बंदे ने वो पैसे लगाए थे, वो बिल्कुल लास्ट लाइक पे थी, मतलब अवार्ड होने वाली थी बिक्री। उन सबका वो नुकसान हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम खराब हुआ। उसके बाद हम लोगों ने मेरे ख्याल से साल में 40 से 50 अरब के ना स्टील के लॉसेस खाए हैं, कमिंग फ्रॉम 2009-10 के बाद, क्योंकि स्टील की ग्लोबल प्राइसेस क्रैश कर गई थी। स्टील इज अ वेरी सिक्लिकल कमोडिटी, उसके हम्म प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट जो है ना वो उसकी प्राइसिंग के साथ चलता है। प्राइस क्रैश कर गई ग्लोबली, स्टील में जो प्रॉफिट बना रही थी वो लॉसेज में चलेगी तो वो बंद हो गई। तो गवर्नमेंट तनख्वाहें दे रही है, जो हर साल मेरे ख्याल से 30-40 अरब का बिल है आराम से, वो हर साल खर्च कर रहे हैं। हम्म हमारे ये जे रिस्क कहते हैं या लीगल हम्म रिस्क कहते हैं, जुडिशरी रिस्क कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत हाई है, बाहर नहीं होता। एनवायरमेंटल रिस्क हमारे यहाँ बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बनते हैं ना, तो हमारे मैंग्रोव्स काट देते हैं। हमारे यहाँ हम्म पूरी दुनिया में मैंग्रोव्स जो है ना, इसकी अगर कभी आप हम्म पढ़े ना, इसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में, आप हैरान होंगे, अच्छे से इतने होते हैं और ये एक ही जगह पे इतनी किस्म के मैंग्रोव्स होते हैं, मतलब हमें तो एक पौधा हम्म नजर आएगा, उसके अंदर डिफरेंट हो। ये प्रोटेक्टेड है, हमारे यहाँ उसको उड़ाकर फेंक पूरी केस। हम्म बाहर आप नहीं घुस सकते, अगर घुसेंगे तो उसका वो फिर बहुत ही लंबा प्लान है, जो आपने बताया प्रोसीजर रीसेटलमेंट, है। हम लोगों के हिसाब से बताया। तो हम्म एनवायरमेंट की बाहर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारे यहाँ नहीं है। सोशल सेफगार्ड मतलब जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है वो, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ तो ये नहीं देखते कि जी हमने किसी का घर उड़ा दिया है, ये भी होता है। जब हम्म हम्म प्रोजेक्ट करना हो बाहर, मुझे याद है बाहर के मुल्क में था, तो मुझे पता चला कि हाईवे पर कंस्ट्रक्शन हो गई है। क्यों रुक गई है? तो जी पता जी, जो स्क्वायरल्स होती हैं, बुलहरियां, उनका मीटिंग सीजन है। तो जब वो मशीनरियां हम्म चलती हैं, उनसे शोर बहुत ज्यादा होता है, तो वो फिर उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी, वो नहीं बढ़ेगी, तो फिर कीड़े ज्यादा हो जाएंगे, तो फसल खराब करेंगे, तो जी 3 महीने कोई काम नहीं होगा। तो सोशल सेफ गार्ड्स का तो हमारे स्टैंडर्ड होगी, हमारे ग्लोबली बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैंने लिस्ट बनाई है बेसिक सी, आप कहेंगे जो डिफरेंट किस्म के रिस्क होते हैं ना, उनकी प्री कंस्ट्रक्शन रिस्क होते हैं, जिनको आप कह लें जी कंसेशन फीजिबिलिटी का रिस्क। आप जब हम्म कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, अच्छा जिस तरह मैंने आपको, तो आपकी फीजिबिलिटी सही हुई है कि नहीं हुई। फीजिबिलिटी हम्म को भी किसी को कहना होता है, दिस इज अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाट आई डू, कि फीजिबिलिटी सही हुई है कि नहीं, फाइनेंशियल मॉडल सही है, कंसेशन सही बना है, पीछे से टेक्निकल रिपोर्ट सही आ रही है। अच्छा, एडवाइजरी फी मैंने अच्छा लगा सर, मैं बिकती सर फीजिबिलिटी पे एक बात कहना चाहूंगी। अब होता ये कि एक बहुत ही प्रैक्टिस है, मैं देख रही हूँ बार बार कि जैसे हम जब भी कोई प्रोजेक्ट परसीव कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे कोई रोड बनानी है या कुछ बनाना है,
अब ये मेरा एक लेसन लर्न है पिछले प्रोजेक्ट से कि जब हमने तो सिर्फ इतना देखा कि हम यहाँ से यहाँ तक की इस पॉइंट टू दैट पॉइंट हम एक रोड बनाने जा रहे हैं, और हमने उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स थे वो व्यू क्यू में भी डाल दिए और उसके हिसाब से कॉस्टिंग भी कर दी। लेकिन हमें ये बात पता है कि अक्सर यही होता है कि जब हम उस रोड को बनाने जा रहे होते हैं, हमारे पास ये पहले से चीजें हमें नहीं मिलती कि वहां पे कौन कौन सी पाइपलाइंस जा रही हैं, वहां से किधर सारी यूटिलिटी गुजर रही है, और ये अच्छी कॉस्ट हम पहले अच्छी नहीं रिपोर्ट में रखते। ही और होना उसके चाहिए। बाद नहीं सर, कहाँ से अच्छी रिपोर्ट रखेंगे? में ही होना आपके चाहिए। पास, आपके मेन इदारों के पास भी इनकी मैपिंग मौजूद नहीं है। नहीं हम नहीं लोग नहीं उन तमाम इदारों के पास गए थे, मैप नहीं है इनकी मौजूद। आप वो बताएं सर। नहीं नहीं, इनके पास जनरली होती है, अगर आप जाए ना आप कहीं हम्म। वो रोक कर रखते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल हो सकता है सर। हम तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध में मैंने थे, ऊपर से आए थे, लेकिन ऊपर इवन देन उनके पास से कोई ऐसी चीज नहीं निकली। और फिर वही होता है कि वाइल डिगिंग या कुछ वो चीजें रप्चर हो जाती हैं, देन वो कहते हैं कि उसको नहीं आपको लेकिन सही करके देना पड़ेगा। उस उसकी एक बात ये भी है कि अगर आप उस इदारे के पास जाए वो नहीं बना रहा, आपको हम्म। नहीं दे रहा, तो इसके ना अगर हम इंटरनेशनली जाएं, हमारे पास भी कुछ अच्छी लोकल फर्म्स है, उनके पास ना टूल्स होते हैं जो ना आपका सेंसर्स होते हैं, इसके थ्रू बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज है, कुछ है हम्म। यहाँ पे और इस किस्म का है, तो दे कैन एक्चुअली मेक अ रफ। और इनके पास अगर मैंने देखे इनके पास काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैप्स होते हैं, वो शेयर करें ना करें दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन मैंने देखा कि आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी ये काम हो जाना चाहिए 2 दिन में। उसने फिर मीटिंग की 3 महीने बाद, तो जिस बंदे ने जिम्मेदार था ये यूटिलिटीज रिमूवल का, वो आया ही नहीं, गायब हुआ हुआ है, ऐसा ही क्योंकि ही होता है। वाज लिंक्ड टू समवन एंड। हम्म। तो आपके यहाँ मतलब असल में जो उसको आपको नजर आता है उसके पास पावर उसके पास होती नहीं है, मतलब इवन वो बेचारा हम्म। बुलाकर कर दो नहीं, हम्म। that doesn't happen। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन तो होती सर नहीं है, मैं आपको बताऊं उनके मेरा पास पॉइंट यही है कि होती है हमारे चीजें। पास ये मसाइल आते हैं, ये जो जो आप कैसे इसको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, और ठीक है, इस वजह से ही नहीं रिस्क मैनेजमेट लोग नहीं करते। नहीं, इसकी पहली चीज ये ना, जो कंप्लीट फिजिबिलिटी होती है ना हमारे यहाँ, जो टिपिकल इदारे हैं ना, वो 10 पेज 15 पेज की फिजिबिलिटी बनाना कहते हैं, ये फिजिबिलिटी स्टडी है। अगर आप मुझसे पूछे, फिजिबिलिटी स्टडीज जो अगर मैं रखना शुरू करूँ ना प्रॉपर, वो इतनी बड़ी बनेगी, उसमें होगी लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट प्लान, ये पहले बनेगा, बिल्कुल। पहले बिल्कुल। पूरा कर लिया। इसी हम्म। तरह से आपकी होगी EIA, विच इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट वो पूरी असेसमेंट, होगी यस। जी, ये हम्म। पूरी होगी पहले। अच्छा, ये जो आपकी फिजिबिलिटी होगी इसमें होगा जी, ये जो हम फर्स्ट कर हम रोड बनाने जा रहे हैं, इसके ऑल्टरनेट क्या हो सकते थे, कि हम एक बाहर से रोड अलग से घुमा सकते थे, ब्रिज बनाने जा रहे हैं, या हम हम्म। अंडरपास दे सकते हैं, क्या बेहतर होगा। हम्म। तो आप ऑल्टरनेट एनालिसिस करेंगे, उसमें आप बताएंगे कि जी हम ये ब्रिज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यूटिलिटीज का मसला आना था, अगर अंडरपास जाएगा तो हम्म। सारा यूटिलिटीज रिमूव होगी, वो हम नहीं कर सकते थे बहुत ज्यादा। तो ये पूरे एनालिसिस अगर पूरे हुए हो ना, अगर आपकी ये फिजिबिलिटी रिस्क असल में है ये कि क्या वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इज इट अ 15 पेज डॉक्यूमेंट और इज इट अ 1500 पेज हम्म। डॉक्यूमेंट। बाहर हम्म। के मुल्कों में और अच्छा जो प्रॉपर जी। सर, इस पे भी तो मेरा आपसे ये सवाल है। हमारे पास ये भी एक प्रैक्टिस है कि अगर जिस तरह आपने अभी एक बात करी ना कि इसके ऊपर एक प्री स्टडी होनी चाहिए, कि जिसमें आप ये तमाम चीजों को ऑलरेडी डॉक्यूमेंट करेंगे कि जी ऑप्शंस जी क्या जी हो सकते थे। लेकिन हमारे पास इसके लिए टाइम कहाँ दिया जाता है? हमारे पास ये चीजें जो प्रैक्टिस बता रही हूँ जो होता है नहीं वो ये होता है कि प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर दो, और ये डॉक्यूमेंट्स तो बने हुए हैं, उसको थोड़ा बहुत चेंज करो, कस्टमाइज करो, नाम प्रोजेक्ट का चेंज करो, चला दो। असल में वो सारी ये फिर ये जो मैंने रिस्क डिफाइन किया ना, फिजिबिलिटी स्टडी रिस्क, कि हम्म। आपने ना एक सेकेंडरी रिसर्च की, आपने बैठकर अपने डेस्कटॉप पे ना इन्फॉर्मेशन निकाली, एक बेसिक सी रिपोर्ट हम्म। बनाई 10 पेज की। हम्म। ऑन द ग्राउंड भी आप नहीं गए, आपने कोई असल में स्टडी भी नहीं कराई, और आपने बना दी, हम्म। फिर जो मसले हुए बाद में देखी कि आपके ऊपर प्रेशर इतना है कि जी 3 दिन मैंने फिजिबिलिटी चाहिए, प्रॉपर फिजिबिलिटी विल एटलीस्ट टेक 6 मंथ्स तो आप ये टाइम प्रॉपर। रखते हैं? आप अपने पीपीपी प्रोजेक्ट्स के अंदर रिस्क यहाँ रखते हैं। एनालिसिस और अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का टाइम रखते हैं? नहीं असल में एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं कहूंगा ना यहाँ से, ये आपने सुना होगा मलीर एक्सप्रेस वे, आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट। हम्म। मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, मलीर एक्सप्रेस वे पे अगर हम ये कहते हैं ना इसके ऊपर इस पे 1 लाख का ट्रैफिक है, क्योंकि एक हम्म। प्राइवेट बंदे ने आकर अपनी जेब के पैसे लगाने हैं ना, और फिर उस पर टोल लेना है। हम्म। उसे हम्म। कहना नहीं भाई, मैंने इस पे चेक किया, इस पे 1 लाख का नहीं है ट्रैफिक, इस पे तो 20,000 का ट्रैफिक है। तो आप कहाँ की हम्म। बात कर रहे हैं, आप कहते हैं ना हाँ। इसको इस एरिया से ले जाएं, और उधर की जमीन आपके यहाँ उसमें सैलिनिटी होती है, उसके ऊपर आप प्रॉपर पाइलिंग नहीं कर पाते। कहते भाई मुझे हम्म। पता है उस एरिया में, क्योंकि वो अच्छी इंजीनियरिंग फर्म हायर करता है, उस एरिया में सैलिनिटी है, यहाँ से तो गुजर ही नहीं सकता, मुझे पता है, क्योंकि उसने अपने पैसे लगाने हैं ना, उसे पता है मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो फिर आपको बिड हम्म। नहीं आती, इस प्रोजेक्ट के लिए आई 3 बिड्स आई थी, और अच्छी कंपनी से आई थी बिड, तो बिड ही नहीं आती आपको, क्योंकि वो कोई बिल्कुल। प्राइवेट बंदा थोड़ी अपने पैसे लगा के, क्योंकि उसका हम्म। रिस्क है ना, ही हैज टू इन्वेस्ट। बेसिकली आप इसी को कह रहे हैं यार
ये वो वाली बात है कि जो मैंने आपको प्रिंटिंग मशीन की मिसाल दी कि अगर मैं कहता है किसी को ना मुझे एक XYZ चाइनीज कंपनी है उसकी मशीन ला दो, और इसमें अगर कोई मसला ना हो तुम्हारी जिम्मेदारी है, कहता भाई उस XYZ जो चाइनीज कंपनी है उसके तो मशीन चलती नहीं है, 2 दिन बाद उसका वो हाँ ड्रम टूट जाता है, तो आप हाँ मुझे क्यों पूछेंगे? तो मैं उसे इसलिए ना पीवीपीज आर डिफरेंट ना, आप आउटपुट डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं मुझे एस्टो स्टैंडर्ड की 3 लेन मोटरवे चाहिए यहाँ से कुरंगी से सुपर हाईवे तक, आपने ये डिफाइन करना है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसने जमीन वगैरह सब देखना है। अगर अच्छा मैंने उसको डिफाइन कर दिया, मुझे मशीन चाहिए यहाँ पे जो इस क्वालिटी की DPI का प्रिंट निकाले और इस स्पीड से कॉपी करे। अब वो मुझे एप्सन ला कर देता है, चाइनीज ला कर देता है, कैनन ला कर देता है, कोई और ला कर देता है, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ना अपना सर्विस आउटपुट देखना है, तो बेसिकली आप बहुत सारा रिस्क उसके ऊपर लगाते हैं। अगर मैं उससे फिजिबिलिटी शेयर करते हैं, टेक्निकल स्टडी देते हैं, इसकी बिड आने से पहले ना एक प्री बिड कॉन्फ्रेंस होती है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस में आपके सामने वो सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे होते हैं और वो घंटों चलती है और उसमें कहते हैं आपने क्या लिखा हुआ है, ये तो झूठ है, ये आपने क्या लिखा हुआ है। उसमें वो भी कुछ चीजें गलत कह रहे होते हैं क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि एक रिस्क हम गवर्नमेंट तक पार करते हैं जो हम असल में हम पे आना चाहिए, गवर्नमेंट ले ले, तो गलत उसमें आपने पिक एंड चूज करने के कभी कभी बहुत अच्छे सजेशन आते हैं, यार ये आपने ये गलत चीज लिखी, यार ये स्टडी में गलत है, या ये चीज तो यू अंडरस्टैंड यार ये तो अच्छा सही है, ये बात सही है। तो पीपीपी का मॉडल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर पाकिस्तान जैसे मुल्क में पीपीपीज में ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा लॉसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा ये आप कह लें ऊपर से थोड़ा सा घट गया, साइट रिलेटेड रिस्क है बेसिकली। सही। नहीं मेरे ख्याल से ओएनएम वाले रिस्क है। हाँ एक कंस्ट्रक्शन कमीशनिंग रिस्क है। आई विल ब्रिंग दिस डाउन फॉर अ सेकंड। ये साइट रिलेटेड रिस्क है आप कह लें। कंस्ट्रक्शन और मतलब लैंड एक्विजिशन जिसकी हम बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी और डिजाइन रिस्क, साइट कंडीशन, आपने खुदाई की नीचे से कोई हेरिटेज साइट निकल आई, कोई पुराना कब्रिस्तान निकल आया जिसमें बड़ी खूबसूरत कब्रें हैं, एंसिलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज करें तो जो आप बता रही थी, पानी की लाइन टूट गई, आपको पता नहीं था, ये सारी चीज आपकी फिजिबिलिटी से रिलेटेड है। और ये आपकी ये भी हो सकता है फिजिबिलिटी का यहाँ पे कोई पानी की लाइन नहीं, आपने खोदा तो नहीं करना है, तो ये असल में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आते हैं बहुत सारे रिस्क। कोई मैं कह रहा हूँ लर्निंग बाय डूइंग वाली बात है। अच्छा इसी तरह आप आ जाए ऑपरेशनल रिस्क है, जो ऑपरेशन हो रहे हैं, परफॉर्मेंस रिस्क, चीज सही चलेगी नहीं, प्राइसिंग रिस्क, पेमेंट सिक्योरिटीज का रिस्क, इंश्योरेंस रिस्क, इंश्योरेंस ट्रिगर हुई लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे नहीं दिए, एनवायरमेंटल रिस्क, या फिर ऑपरेशंस के दरमियान में आएंगे। ये पॉलिटिकल रिस्क है, जिसमें हम कह लें जे रिस्क है कि जुडिशरी में केस हो गया, लॉ बदल दिया गया, गवर्नमेंट का रिस्क होता है जनरली, लॉ ही बदल दिया गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चले गए, उसमें मामला तो सारा कंपनसेशन आपको ये आपको कंपनसेशन दी जाएगी लेकिन वो पेमेंट नहीं हो रही, मतलब ऐसे तो आपकी बनती है। फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी, पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज है ही कम और आपको उस वक्त चाहिए, उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आपको बहुत महंगी प्राइस में मिलेगा। रिस्क, एनओसीज का रिस्क, चीज पॉलिटिकल से, ये अगर आप कहें ये टिपिकल रिस्क मैट्रिक्स है फॉर अ रोड प्रोजेक्ट। तो अगर आप देखें ये मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है कि डेवलपर इज द प्राइवेट पार्टी, डिजाइन रिस्क उसका होगा, डिले का रिस्क उसका होगा कि डिले की हो, अगर कोई फोर्स मेजोर नहीं हो, एस्केलेशन रिस्क हम शेयर करते हैं, बिटमेंट करता है, आज भी पैसे होता आता है हम देंगे, इन्फ्लेशन का रिस्क उसका है, एफिशिएंसी सर का अगर रिस्क आपके उसका है। कॉन्ट्रैक्टर को कोई एनओसी नहीं मिली गवर्नमेंट से तो फिर रिस्क उसका है कि नहीं है? अगर आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को एनओसी नहीं मिली टाइम पे गवर्नमेंट से तो फिर नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किसी खास स्पेसिफिक एनओसी की बात, आप कहीं कल उसे ऐसी सीपी ने एनओसी नहीं दी, उसका रिस्क है। अच्छा। अगर लेकिन आप कहते हैं कि उसको कोई ट्रैफिक कंट्रोल करवाना है, एक रोड बन रही है, ट्रैफिक रुकवाना है और ये काम तो गवर्नमेंट नहीं करना है तो फिर नहीं, वो उसको बेसिकली उसकी अपनी टीम आ जाती है, वो मैनेज करती है ट्रैफिक। अच्छा तब भी उसी के पास जाएगा, उसी के पास जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट प्राइवेट पार्टी की जिम्मेदारी है।
गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी देती है, हाँ पुलिस खड़ी हो जाती है मोबाइल आकर, जिनको वो फिर खाना खिलाते हैं सारे टाइम और पेट्रोल भी भरा देंगे, हमारे मोबाइल के पास पेट्रोल नहीं होता, दैट्स अनदर साइड ऑफ दिस, लेकिन वो छुपता रहता है, पुलिस खड़ी होती है ना लोगों की बात सुन ले, लेकिन उनके अपने बंदे उस जैकेट में खड़े यूजुअली डायरेक्टर पीपीपीज में ही होता है, सरकार वाले के अंदर शायद ना होता हो, लेकिन यूजुअली वो बैनर शैनर लगाकर वो लोग करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक। एक मैंने सोचा था कि जी मैं आप लोग रोड्स की काफी बात करी, अब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईपीपीज होती हैं, आईपीपीज में किसकी सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैं वो आपको एक तरीके से डिफाइन करूँ। आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर डिजाइन रिस्क जनरली हर डील में और पावर सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर का है, उन्होंने करनी है। यहाँ पे बहुत मशहूर डीएचए कोजिन प्लांट है, जब हम दो दरिया नहीं जाते वो कोलाची वगैरह, राइट हेड पे प्लांट आता है जंखार, जैसे पावर प्रोजेक्ट, डीसैलिनाइजेशन पावर प्रोजेक्ट, उसकी डिजाइन फॉल्ट है, वो बंद पड़ा है, वो प्राइवेट सेक्टर का, तो उस पर गवर्नमेंट ने कोई पैसे नहीं दिए, बंद हो गया, बैंकों को लॉस आया, ठीक। कंस्ट्रक्शन रिस्क प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर ने बनाने, फोर्स मेजोर नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन उन्होंने करनी है, फाइनेंसिंग पैसे उन्होंने रेस करने, जिसमें गवर्नमेंट का पीछे से कोई पार्ट आता है लेकिन सामने से पैसे उन्होंने रेस करना। प्रोक्योरमेंट रिस्क मेनली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का रिस्क है कि आपने जो प्रोक्योरमेंट के लॉज हैं हायर करने के, कि आपने इश्तिहार दिया है, आपने फिर कहा है, वैसे हमारे अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के अंदर प्रोक्योरमेंट नहीं होती, वो नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से हमें बहुत महंगे मिलते हैं। इट्स लाइक एक गवर्नमेंट का बंदा बैठे वो स्टार वगैरह देगा और नेगोशिएट करेगा, तो उसकी मर्जी है, इसलिए हमारे यूजुअली आईपीपी महंगे हैं। मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए अगेन पार्टी का होता है कि उसने मेंटेन और ऑपरेट करना है। चेंज इन लॉ गवर्नमेंट का रिस्क आ जाता है, गवर्नमेंट ने लेना है। कंसर्न एनओसीज अप्रूवल्स मेनली प्राइवेट सेक्टर पे होता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ चीजें में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन एनओसीज लेनी उसके हैं। नेपरा के पास जाना है, नेपरा इज नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो उसने जाना है। लैंड एक्विजिशन, अच्छा पावर प्लांट है, उसको एक एरिया दे दिया जाता है कि इस एरिया में को प्लांट बनाना, जमीन उसकी प्राइवेट सेक्टर ने जाकर ली, गवर्नमेंट ने ली। पावर प्रोजेक्ट में, रोड के प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट उस जमीन देती है, रोड तो गवर्नमेंट के पास। फोर्स मेजर के रिस्क जो है आईपीपीज में कंप्लीटली इंश्योर हो जाता है, वो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो अगर आप देखें तो आप एक टिपिकल अगर आप कोई प्रोजेक्ट के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको आपको ना इस तरह रिस्क मैट्रिक्स बनाकर बेसिकली, उसके बाद आप करें एक बना दे इम्पैक्ट का, इम्पैक्ट का क्या होगा, लाइक्लीहुड क्या है, इन दोनों पे देखें, उनमें फिर जो दोनों पे रेड आ जाए वो आपका बहुत बड़ा रिस्क। उसके बाद अब हर रिस्क ना, इवन रेड ना हो ग्रीन हो, एलोकेट करना, मैंने इसको किया, इसको किया, इसको किया, और फिर इसके बाद एक करेंगे ये पार्टी इसको मैनेज मिटिगेट किस तरह से करेगी। अगर आप हर ट्रांजैक्शन का प्रोजेक्ट का अगर ये बना लेते हैं ना, तो यू आर एट अ गुड प्लेस, आपको एटलीस्ट पता है कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये रिस्क ट्रिगर हो रहा है उसकी मिटिगेशन क्या है, अगर वो मिटिगेशन ट्रिगर नहीं हो रही तो देन यू हैव टू पे अटेंशन टू दैट थिंग, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। बेसिक वे टू रिस्क मैनेजमेंट इन आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्पेशली पीपीपीज जो हो रही हैं पाकिस्तान में, काफी हो रही हैं। अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो, लेट मी नो। सर आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड सेशन और बहुत सारे सवालात मेरे पास आए, लेकिन आई थिंक मैंने आपका काफी सारा टाइम ले लिया। एक सवाल मेरे दिमाग में है, मैं वो करना चाहूंगी। ऑर्गेनाइजेशंस में एक और चीज मैंने देखी है जो भी मुझे लगता है बड़ा रिस्क है, कि यूजुअली काफी सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट, एक क्रूशियल मेंबर ऑफ द टीम होता है जो हैंडल कर रहा होता है, वो फिर कुछ टाइम बाद जो है ना वो भी एक थ्रेट बन जाता है, वो भी एक रिस्क बन जाता है, क्योंकि फिर वो जब ये रियलाइज कर लेता है कि मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो फिर धमकी देता है कि मैं छोड़ दूंगा एट वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको हम नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम देखते हैं, आप बताएं कि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, इस रिस्क को हम नहीं देखते। ये एथिक्स की बात है, वैसे मैंने देखा नहीं। सर आप दूसरे को बाउंड नहीं कर सकते एथिकल होने के लिए। नहीं वो नहीं कर सकता। इसकी देखें, हर बेसिक मैनेजमेंट थ्योरी है सक्सेशन। बिल्कुल। मैं भी गवर्नमेंट की किसी मीटिंग में बैठा, तो मैंने कहा, मैंने जिस टाइम में मैंने पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट रन किया था, उस टाइम में मैंने एक चीज बड़ी मेक श्योर करता था कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर ना 3 लोग काम कर रहे हो, वन इज टूवर्ड प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। वो मैंने ये सोचा नहीं कोई धमकी देगा, धमकी देता तो मैं वैसे फायर कर देता। मैंने की है इसमें, मैं गवर्नमेंट का मतलब मैंने फायर की। प्राइमरी आपको इसलिए 2 चाहिए, एक बीमार हो गया, एक छुट्टी पे चला गया, एक ने रिजाइन कर दिया, और फर्स्ट करें वर्स्ट केस सिनेरियो,
प्राइमरी ने उनपे ना हर मीटिंग अटेंड करनी है, हर चीज देखी हुई होती है। सेकेंडरी अगर वो फारिग बैठा है ना, किसी उसके पास थोड़ा टाइम है तो उसकी मीटिंग अटेंड करेगा और बाद में जब टाइम होगा ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा। लेकिन प्राइमरी हर एक चीज के ऊपर ना दो बंदे तो काम करने हैं, क्योंकि वर्स्ट केस में दो बंदे थे, एक बीमार हो गया, एक ने रिजाइन कर दिया, ये बिल्कुल सही बात है, हर एक फ्री एजेंट है जा सकता है। तो तीसरा बंदा भी आपके बेसिक लेवल पे तैयार हो, वो रिजाइन करेगा तो 1 महीने तक तो होगा ना, नोटिस पीरियड तो देगा। तो उसमें फिर आप उस सेकेंडरी बंदे को भी, तो आपको सक्सेशन प्लान बनाना है। आपके पास कोई सीईओ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सीईओ रिजाइन करता है तो एक्टिंग सीईओ कौन बनेगा। तो ये प्रैक्टिस है हमारे पास। ये हमारे यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जनरली नहीं है। अच्छी कंपनीज में एंग्रो में है, एंग्रो में प्रॉपर होता है, एचआर भी प्रॉपर है, बिल्कुल होती होगी, वहां होती है। बैंक्स में भी मैंने देखा जनरली होता है, दे नो कौन कौन आ सकता है क्या जनरली। लेकिन हमारे यहाँ जो सेठ की कंपनीज है वहां पे नहीं पता होता, सेठ की डेथ हो गई उसके बाद आपको पता नहीं वो बच्चे लड़े, बस बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। तो हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां हो रहा है, गवर्नमेंट में बहुत रेयर होते हुए मैंने देखा है, और जनरली हमारे यहाँ नहीं होती। लेकिन दिस इज अ बेसिक, ये अगर किसी ने एमबीए किया है ही शुड नो दिस, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 101। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर हमारे पास जो पावर की गेम है ना, उसमें गेम ही एक है, अपनी सीट अगर बनानी है ना, दूसरे को कुछ नहीं पता होना चाहिए। अगर वो आपकी जगह, यानी आप अगर 2 दिन एब्सेंट होते और चीज अगर वो संभाल लेता है, इसका मतलब है आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। ये हमारे यहाँ टिपिकल हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी है वो मेक श्योर करे कि यार हर एक की रिप्लेसमेंट उसे पता हो प्लान में, ये कल जाता है वो है, ये कल जाता है वो है, या ये जाएगा तो मैं इस तरह से बंदा मार्केट से हायर कर लूंगा। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, क्योंकि उसके लीडर, उसका जो लीडरशिप प्लान है उसके अंदर एक होना चाहिए कि यार सक्सेशन प्लानिंग एचआर मैनेजमेंट है। जैसे हम लोगों ने वो ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल जो बनाया उसके अंदर ये चीजें सोच के किस तरह से सक्सेशन प्लानिंग करनी है, अप्रेजल के टाइम पे क्या सक्सेशन करनी है। इसको कॉस्ट सेविंग के लिए भी करते हैं ना। हमारे पास तो एक ही बंदा मल्टीपल लोगों की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा होता है। से एक प्रोजेक्ट मैनेजर ही रिस्क मैनेजर भी होता है, और वो जो है मे बी कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी होता है। तो फिर वो सही बात, कहाँ से आप 2 बंदे रखेंगे किसी इस तरह की? वो कॉस्ट सेविंग की भी बात है, वो हमारे यहाँ थोड़ा अनप्रोफेशनल भी है। हमारे यहाँ कहते हैं, मुझे याद है हम एक टाइम पे, दिस इज लाइक वे बैक 10 साल, 8-10 साल पहले की बात है, हम एक मार्केट का बेस्ट लॉयर लाए ना प्राइवेट सेक्टर का, हमने कहा सिर्फ डायरेक्टर लीगल बनाएंगे। अच्छा, ही आस्क्ड फॉर 170, 1,70,000 से मांगे, हमारा बजट था 155 का उस वक्त, जो सोच रहे थे। और हमारे पास आगे थे एवरेज से लॉयर आ गए। उस वक्त मैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे जिन्होंने मुझे डीजी बनाया था, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि यार मैं उसको ला रहा हूँ, आप जानते हो? कहते हैं हाँ यार वो तो बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैंने कहा आ रहा है, कहते अच्छा तो मैंने कहा इज आस्किंग फॉर 170, मैंने कहा हमारा बजट तो 125 था। मैंने कहा अच्छा हम इसको रफली 50,000 ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा 50,000 ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन 50,000 का मतलब है सारे के 6 लाख रुपए का, यहाँ 6 लाख रुपए से ज्यादा। मैंने कहा हम जिन ट्रांजेक्शन पे काम कर रहे हैं वो है 15 अरब की, 8 अरब की, इनमें से किसी एक ट्रांजेक्शन पे भी ना इसने 1% की एफिशिएंसी ले आया, और ये जितना अच्छा ही ले आएगा, एक पे क्या सबसे 1-2% की ले आएगा। तो सिर्फ 1% की एक ट्रांजेक्शन पे एफिशिएंसी ले आया ना, तो हम इसने अपने अगले 30 साल के पैसे रिटर्न कर दिए। कहते हैं तुमने मासी ले लो, हायर कर लो, यानी ही वाज हायर्ड टू दैट। तो पिच करने की बात है कि आप जाकर ऊपर वाले को पिच करें। आप ये सोचें अगर आप 10 अरब का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर किसी को 1 लाख रुपए महीना दे रहे हैं तो आप 12 लाख साल के खर्च करेंगे। अगर वो उस चीज करने के वजह से प्रोजेक्ट हो जाता है तो आपने 10 अरब की चीज पे 12 लाख रुपए खर्च। ये वही वाली बात है, हमारे यहाँ फिजिबिलिटी ना, हमारे यहाँ होता है लोएस्ट कॉस्ट वाली चीज। हम ना प्राइवेट सेक्टर और स्टेट वाली कंपनी और गवर्नमेंट दोनों वो कहेंगे यार सस्ती से फिजिबिलिटी करवा लो यार, 5 लाख की करा लो, 50 लाख प्रोजेक्ट जो है उनका 2 अरब का है, लेकिन वहां पे 45 लाख बचा देंगे कि यार लेकिन क्वालिटी का फर्क। डेफिनेटली सर, जिस तरह आपने कहा ना कि मैंने इस तरह से आइडिया पिच किया कि वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, हमारे पास पिच इस तरह किया जाता है कि आप 50,000 और दे रहे हो तो उससे उस बंदे का काम भी ले लेंगे ना, तो 2 बंदों का काम निकाल देगा वो, तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अगर वो कर नहीं पाएगा तो वो प्रोजेक्ट गिर जाएगा, और प्रोजेक्ट गिर गया सोचते तो हमारे यहाँ इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर ग्रीन लाइन नहीं बन पाई हमारी। बिल्कुल, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे इसी तरह से इवन प्राइवेट सेक्टर की चीजें आप उठाकर देखें, आपको दर्जनों मिसालें मिलेंगी जी नहीं हो पाती चीजें।
So I सर think बस that's about. लास्ट क्वेश्चन, कोविड के लिए अब आप लोग क्या रख रहे हैं अपनी, जो क्योंकि कोविड तो अब सबको पता है कि मौजूद है हमारे साथ, तो आपके प्रोजेक्ट्स में इस रिस्क को आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं, और आप लोग रिस्क को क्या कभी अपॉर्चुनिटी में चेंज करने का कोई रखते हैं अपने पास, ये तो क्या ये वाला रिस्क में भी हमारे लिए देखो, अपॉर्चुनिटी बन जाए? आपका रिस्क, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा ही आता है। अगर आप रिस्क ले रहे हो, आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, हम्म देन दैट शुडंट बी योर रिस्क। ये सीधी सी हम्म बात है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको जो उस लिहाज से मुझसे एक चीज पूछे ना इस सारे उसमें, कोविड इज देयर। एक कोविड पे मैंने वर्ल्ड बैंक के भी किया था सेमिनार, तो उसमें मैंने कहा था मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब क्या इंश्योरेंस कंपनीज पैंडेमिक रिस्क को इंश्योर करेंगी? ये इंश्योर बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करेंगी, प्राइसिंग हम्म बढ़ा देंगी। तो दिस इज एन ओपन हम्म क्वेश्चन। क्या पहले इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंसेज ले लेती थी, हम्म तो अब वो लोग इंश्योरेंसेज मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस प्राइस पे? दैट्स एन ओपन क्वेश्चन। कोविड के लिहाज से वैसे तो आप कोशिश कर रहे हैं कि जी कोविड की तो आपके लिए ट्रांजैक्शन के लिहाज से दिस हैज टू प्ले आउट हाउ द इंश्योरेंस कंपनीज विल टेक इट। मैं जैसे बताता हूँ, हमने जब ऑफिस शुरू हुए तो ऑफिस हमने भी स्टार्ट करना था। आई वाज बिट स्ट्रिक्ट अबाउट के यार लोगों को ना, और अल्लाह का शुक्र है मुझे होकर खत्म हो गया है, लेकिन हमारे ऑफिस में किसी को लगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंट टाइम्स पे पहले हमने ऑल्टरनेट डे किया ना, आज मैं आऊंगा, कल हम्म वो आएगा, अब हम्म वो उन्होंने ग्रुप ऐसे बनाया कि सेट लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो। वो काम बहुत फंस जाता था। आज मैं आया हुआ हूँ, हम्म अब परसों मैं आऊंगा, कल वाले बंदों से नहीं मिलूंगा, वो फिर परसों नहीं आ रहे होंगे। हाँ तो फिर मैंने एक चीज ये बनाई कि यार हम ऐसा करेंगे, शिफ्ट बनाएंगे। एक शिफ्ट होगी सुबह 8 बजे शुरू और 3 बजे खत्म हो जाएगी। एक शिफ्ट होगी 12 बजे के करीब शुरू और 5 बजे खत्म, ताकि डेली सब आए हम्म 6 7 बजे खत्म। हम्म अपने शिफ्ट की फिर, और उसके अंदर हम्म हमने एक आया अच्छा उसमें भी हम ये करते थे, जिस बंदे का काम बहुत ज्यादा होता था ना बैठ के करने, उसमें कहते थे कल तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, मुझे पता है इसने परसों इतना सारा काम करके लाना है, तो घर पे बैठ के हाँ, काम करे, तो मुझे पता है तो इसकी सर ये मीटिंग कर रहा भी। है, वर्कआउट हो रहा है ये अब स्ट्रेटेजी अब अब? तो अब तो फुल आने लग गया है, आजकल फुल आ रहे हैं हम लोग। हम्म और जो हम्म शायद केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं, मैं वापस मैं सोच रहा था शायद हमें शिफ्टों हम्म में, लेकिन शिफ्टों वाली चीज वर्क कर गई थी क्योंकि काम का फ्लो बेहतर हो गया था, और वो हमें हम्म 2 घंटे 1 घंटे की विंडो मिलती थी कि 1 घंटा होता था जिसमें सब एक दूसरे से मिल सकते। हम्म और उसमें मैं कहता था जब आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो आपने इंटरेक्शन करना है वो मास वक्त स्पेंड कर रहे हैं। हम्म तो हम्म वो चीज मैं भाई हमने डिफरेंट चीजें ट्राई की, ऑल्टरनेट ट्राई की, दैट वाजंट वर्किंग वेल। फिर हमने ये वाली चीज, हम्म क्योंकि हम्म गवर्नमेंट की भी नोटिफिकेशन थी कि 50% स्टाफ, हम्म तो 50% स्टाफ वाला करना, तो फिर हमने वो शिफ्टें लगा दी दैट वर्क। तो वो आई थिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू ट्राई डिफरेंट थिंग, समथिंग यू वर्क समथिंग, तो ठीक है सर, थैंक यू वो सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था हमारा, एंड आपका हमने बहुत सारा टाइम लिया, और हम चाहेंगे कि अगर आपकी वो प्रेजेंटेशन भी हमें मिल जाए ताकि हम स्टूडेंट से शेयर कर दें, इफ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको भेज दूंगा एक आध दिन में, मुझे ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल सेंड इट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।